देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? यस मैम। अच्छा देखो हाँ, सेट थ्योरी तो स्टार्ट करेंगे, मैंने जैसे बोला है सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये 2-3 क्वेश्चन जो बाकी था वो कंप्लीट कर लेते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का। ठीक है, तो ये 27th नंबर से हम लोग का यहाँ पर बाकी है। ये देखो, एक सेकंड। यहाँ से देखना पड़ेगा। देखो बोल रहा है 27th नंबर में ए पर्सन पेज 975 बाई मंथली इंस्टॉलमेंट ईच लेस देन द फॉर्मर बाई 5। तो यहाँ पर बोला है कि हर एक इंस्टॉलमेंट फॉर्मर यानी पहले वाले से 5 रुपीज कम है। ठीक है, अच्छा इसके बाद बोल रहा है द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 100। अगर फर्स्ट 100 है, द टाइम बाई विच द एंटायर अमाउंट विल बी पेड, कितने टाइम में पूरे अमाउंट पे हो जाएंगे। मतलब 975 जो है पे करना है, ये टोटल है। देखो यहाँ पर बोला है पर्सन पेज 975 बाई मंथली इंस्टॉलमेंट, टोटल 975 पे करना है और वो भी मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ पे करना है। मतलब 975 एक बार में नहीं देना है, ईएमआई में देना है। अब देखो यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट है वो बोल रहा है कि पहला इंस्टॉलमेंट 100 है और हर एक इंस्टॉलमेंट अपने पहले वाले से 5 रुपीज करके कम हो जाएगा, कितने दिनों में पूरा अमाउंट पे हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सा समझने का कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा होगा। ये देखो, हम लोग को पहले 100 पे करना पड़ेगा फर्स्ट ईएमआई। दूसरा कितना होगा बता सकते हो? दूसरा ईएमआई कितना होगा? क्योंकि अगर हर एक ईएमआई तो नहीं है, ईएमआई में होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ये मंथली इंस्टॉलमेंट तो है बट इक्वेटेड नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक इंस्टॉलमेंट अपने प्रीवियस वाले से 5 रुपीज करके कम हो जाएगा, तो इक्वल तो हुआ नहीं, तो मंथली इंस्टॉलमेंट है बट ईएमआई नहीं है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है। अगर फर्स्ट वाला 100 है तो नेक्स्ट वाला क्या होगा ये बताओ? अगर हर एक इंस्टॉलमेंट अपने फॉर्मर से 5 कम है तो उसके बाद वाला कितना होगा? 95। 95। उसके नेक्स्ट हो जाएगा 90, 5 रुपीज कम। फिर नेक्स्ट हो जाएगा इससे 5 रुपीज कम कर दो, 85, एंड सो ऑन, ऐसे करके जाएगा। और हमें इस तरीके से पेमेंट करके कितना टोटल पे कर देना है? 975। तो ये एपी बना कि जीपी वो चेक करो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो एपी बन रहा है। ये देखो -5 करके है ना, हर जगह पे कॉमन डिफरेंस कितना है? -5 है। तो ये हम लोग का एपी सीरीज बनेगा। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करके देना है? हम लोग को फाइंड आउट करके देना है कि कितने दिन में, ऐसे करके हमें टोटल कितना पे करना है। इस पैटर्न में हमें टोटल पे करना है 975। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा ये पूरा अमाउंट को पे करने में। तो कितना टाइम लगेगा मतलब क्या पूछ रहा है? इन, है ना। गुड मॉर्निंग सुमित। गुड मॉर्निंग सुमित। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, तो वही हम बोल रहे थे कि यहाँ पर हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? एन। एन का मतलब कितने दिन में हम लोग इसे पे कर देंगे। मतलब ये 975 किसका वैल्यू दिया हुआ है बोल सकते हो? 975 हम लोगों ने तो ये देख लिया ना कि एपी है, हमें इंस्टॉलमेंट पे करना है। क्वेश्चन बता दिया है कैसे इंस्टॉलमेंट पे करना है। पहला 100, दूसरा वाला उससे 5 कम, मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट अपने आप में 5 कम होते जाएगा। तो टोटल ऐसे करके 975 पे करना है। तो ये 975 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर हम लोग इसको एपी सीरीज में देख रहे हैं, ये हम लोग का ए हो गया फर्स्ट टर्म, ये हम लोग का डी हो गया। ठीक है, तो सीरीज में हमें क्या चाहिए होता है? एपी सीरीज में ए डी एन ये सब चाहिए। ये क्या है बोल सकते हो? 975 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कोशिश करो, बोलो। टोटल 975 पे करना है तो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? अरे कुछ तो बोलो। 975 टोटल पे करना है तो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है 975? टोटल। बार बार तुम टोटल वाला लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो बताओ। टोटल 975 मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है? कुछ भी नहीं।
सम ऑफ n, ठीक है। तो ये टोटल यानी तो सम होता है ना, हम टोटल तो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो एस ऑफ एन हमें दिया हुआ है, तो एस ऑफ एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस ऑफ एन का दो फॉर्मूला है, एक होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक होता है ए, ये रहेगा ए प्लस एल। तो एल के लिए हमें लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा, लास्ट टर्म निकाल के भी कर सकते हो, एक ही बात है, ऐसे भी हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। तो एन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि एन मतलब नंबर ऑफ जो है मतलब कितने सारे टर्म है, तो जितने टर्म में ये 975 पे होगा उतने सारे टर्म होगा, तो एन ही निकालने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब ए का वैल्यू हो गया 100, एन एन ही रहेगा, और डी जो है ये हो गया -5, ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे तो एन कैलकुलेट होके आ जाएगा, तो 2 इंटू 975 देखते हैं कितना आता है। 31,200 इक्वल एन रह गया 200 प्लस, अच्छा ये हो जाएगा -5n प्लस 5। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, 31,200 इक्वल टू 200 प्लस 5, 205n माइनस 5n, सॉरी 205n नहीं हो रहा है, ये तो 205 और -5n हो रहा है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर, 205n माइनस 5n स्क्वायर, अब ये इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, 5n स्क्वायर माइनस 205n। गुड मॉर्निंग तनु। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो 31,200 इक्वल टू 0, ये मैंने क्या किया, इक्वेशन को बना लिया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब क्या इसे सॉल्व करना जरूरी है? नहीं, सॉल्व करना जरूरी नहीं है। हम लोग कैसे फिर आंसर निकाल सकते हैं, ये देखो हम लोग इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन मिल रहा है ए बी सी और डी। ए ऑप्शन है 10 मंथ्स 15 मंथ्स 14 मंथ्स, तो ए में है 10 मंथ्स, बी में है 14 मंथ्स, अच्छा बी में है 15 है, सी में 14 है, अच्छा ठीक है, ये 15 कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने 14 मंथ्स कर लिया, और डी आंसर है नन ऑफ दिस, ठीक है। अब सॉल्व करना जरूरी नहीं है, हम लोग ये सब क्या है, एन का ही वैल्यू दिया हुआ है, तो पुट करके देखते हैं कौन से वैल्यू पुट करने से ये 0 आ जाएगा। अगर 10 हुआ तो एन का वैल्यू 10 यानी 10 स्क्वायर, तो 5 इंटू 10 जितना भी आया -20500, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई करने से इतना ही होगा, प्लस 31,200, ये 0 तो नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी से ट्राई करते हैं, 15 का स्क्वायर इंटू 5, 15 का स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं, 15 का स्क्वायर इंटू 5, तो ये हो गया 1125, ठीक है, 1125 यहाँ लिख लेते हैं। 205 इंटू 15 देखते हैं कितना आ रहा है, 3075, तो 3075, और यहाँ पर ये माइनस रख लेते हैं, ये माइनस होगा, प्लस 1125 माइनस 31,200, नहीं इससे भी तो आंसर नहीं आया, ठीक है। तो सी चेक करके देखते हैं, ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा बी में होना चाहिए आंसर, तो बी है, शायद मेरा कुछ गलत हो रहा है, देखना पड़ेगा क्या गलत हो गया। 5n स्क्वायर 205n प्लस, ये गलत हुआ है ना, 31,200 गलत हो गया है, 975 इंटू 2, ओ 1950, ये गलत लिख दिया है मैंने, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 1950 नहीं लिखा मैंने, कुछ गलत अमाउंट कैलकुलेट कर लिया था इसीलिए, ये देखो। अच्छा तो मैंने इस हिसाब से ना ए को भी क्रॉस कर दिया, बी को भी कर दिया, देख लेते हैं एक बार फिर से कि ए में आंसर होगा कि नहीं। वैसे आंसर तो बी दिया हुआ है, इसका मतलब बी से ही होगा, फिर भी हम एक बार चेक करके दिखाते हैं। तो 5 इंटू 10 500 -2050, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई करने से, प्लस 1950, जीरो तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में देख सकते हैं, 205 इंटू 15, और ये 5 इंटू 15 कितना आ गया, 1125, -205 इंटू 15, तो ये हो गया 3075, और प्लस 1950, क्या जीरो आ जाएगा? अगर जीरो आ जाता है तो फिर यही वाला आंसर होगा, 1950 1125।
तो 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी से हम लोग का मैच हो रहा है, पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी से ही हम लोग को आंसर मिल जा रहा है कि कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से इक्वेशन बना के कर लिया। यहाँ एन देखो मैंने इतना सारा सॉल्व किया, अगर तुम लोग नहीं करना चाहते हो ना तो यहाँ पर ही डायरेक्ट पुट करके भी देख सकते हो, यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट होगा, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, इतना सारा कैलकुलेशन यहाँ पर भी चेक करके देख सकते हो, यहाँ ठीक है, यहाँ पर भी चेक करके देख सकते हो। एन का वैल्यू 10 देने से क्या ये आ रहा है या फिर 15 देने से, तो नीचे का पूरा इक्वेशन बिल्डअप करना जरूरी नहीं है कि पूरा को सॉल्व करके लिखो, अगर आधा भी सॉल्व करके यहाँ पर भी पुट करके देखते हैं तो भी एक ही बात है, आंसर आ ही जाएगा। तो ऑप्शन बी हो गया 15 मंथ्स, यानी अगर हम लोग का इंस्टॉलमेंट 100 उसके बाद 5 कम 95 उसके बाद 5 कम 90 उसके बाद 5 कम 85 ऐसे करके अगर है तो 975 पे करने में हमें 15 मंथ्स लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 28th नंबर बोल रहा है ए पर्सन सेव 16,500 इन 10 ईयर्स। एक पर्सन है जो 16,500 जो है 10 ईयर्स में सेव कर सकते हैं। इन ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट ईयर ही सेव्ड 100 मोर देन ही डिड इन द प्रीसीडिंग ईयर। बोल रहा है इनका सेविंग्स का पैटर्न कैसा है, बोल रहा है कि जितना सेव कर रहे हैं, ठीक है, प्रीसीडिंग ईयर में, फिर नेक्स्ट उससे 100 रुपीज ज्यादा सेव कर लेंगे। बोल रहा है इन ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के बाद, ठीक है, फर्स्ट ईयर के बाद क्या आएगा, सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर के बाद क्या आएगा, थर्ड ईयर। तो बोल रहा है इन ईच ईयर, हर एक साल में, एंड सो ऑन ऐसा चलेगा, ही सेव्ड 100 मोर देन डिड द प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब बिफोर, ठीक है। तो अगर यहाँ x जो है सेव करेंगे तो यहाँ x प्लस 100 सेव करेंगे, यहाँ पर x प्लस 100 सेव करेंगे, क्योंकि बोला है 100 मोर देन द प्रीसीडिंग ईयर। द अमाउंट ऑफ मनी ही सेव्ड इन द फर्स्ट ईयर, बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर में उन्होंने कितना सेव किया है, मतलब हमें ये पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बिल्डअप करेंगे इसको। अब इससे हमें ये पता करना पड़ेगा कि एपी बन रहा है कि जीपी, पहला, और ये जो टोटल ये सेव कर लेंगे 16,500, ये हमें क्या डिनोट कर रहा है वो भी समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 28th नंबर। तो ये तो हम लोग का एस एन है, टोटल, टोटल अगर 16,500 सेव कर रहे हैं, और सेविंग्स का पैटर्न कैसा है, प्रीवियस ईयर से हर बार 100 रुपीज ज्यादा। तो अगर हम लोग का फर्स्ट ईयर में एक्स रुपीज सेविंग कर रहा है तो नेक्स्ट ईयर में एक्स प्लस 100 हो जाएगा, उसके बाद एक्स प्लस 100 प्लस 100, क्योंकि हर बार 100 रुपीज मोर होगा। तो ऐसे करके सो ऑन, ठीक है। तो ये एपी बन रहा है कि जीपी, बता सकते हो ये एपी बन रहा है कि जीपी बन रहा है, बोलो, एपी बन रहा है कि जीपी बन रहा है, डी मैम आएगा, एपी। एपी, ठीक है, कितना करके डी आ रहा है बोलो, ये तो ए हो गया, डी कितना आ रहा है, एनी टर्म माइनस मैम प्रीवियस टर्म, हाँ 100, 100 करके आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग के पास ए आ गया है, डी भी हम लोग को पता है, और ये कितने टाइम में सेव कर रहे हैं, देखो 10 इयर्स में, तो एन भी दे दिया है, देखो 10 इयर्स में हम लोग, ये मतलब ऐसा करके 10 इयर्स तक चलता जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को बोला है कि क्या कैलकुलेट करके देना है कि फर्स्ट ईयर का सेविंग्स का वैल्यू बताओ, मतलब एक्स बताना है, ठीक है। तो एस ऑफ एन हमारे पास गिवन है, एस ऑफ एन का होता है n/2 और a प्लस एल, इस बार a प्लस एल लगा के भी कर सकते हो, क्योंकि लास्ट टर्म हमें पता है t10 होगा, क्योंकि 10 इयर्स तक सेविंग्स चलेगा। तो t10 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों तरीके से होगा। अब यहाँ पर t10 हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, a है x और ये हो गया 9 इंटू डी, डी का वैल्यू है 100, तो x प्लस 900, ठीक है। जो लास्ट टर्म है उसका वैल्यू हो जाता है x प्लस 900। अच्छा, n 10 है, 10/2, और a है x, और l यानी लास्ट टर्म है x प्लस 900, और ये वाला sn है 16,500। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 16,500, ये 10/2 5 हो गया, ये दोनों x में लाके 2x हो गया प्लस 900। अब ये 5 को हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं, 16,500 डिवाइडेड बाई 5, इसके बाद इधर कर रहे हैं, तो 2x प्लस 900 आ रहा है। तो ये देखते हैं कितना आएगा, 16,500 डिवाइडेड बाई 5 करने से आ रहा है 3300, ये 900 इधर लेके आते हैं 2x,
माइनस 900, तो 2400 इक्वल टू 2x, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 करने से 1200। मतलब फर्स्ट ईयर का सेविंग्स है इनका 1200। देखते हैं आंसर मैच हुआ कि नहीं। फर्स्ट ईयर का सेविंग्स 1200 होगा। हाँ, ऑप्शन सी ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू निकल गया और x जो है वही हम लोग का फर्स्ट ईयर का सेविंग्स था, तो फर्स्ट ईयर का सेविंग्स हम लोग को पूछा था जो कि 1200 कैलकुलेट होके आया। अब ऐसे भी कर सकते हो, और अगर डायरेक्टली इसको पुट कर देते हो ये वाले फॉर्मूले में देखो तो भी होगा। ये देखो ना, ये जो है एस एन वाला फॉर्मूला है, इसमें अगर ये वाला लगाते हैं एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसमें भी आंसर सेम आएगा। एन का वैल्यू 10/2, 2a का वैल्यू x हो जाएगा, एन जो है वो 10 है, 10 - 1, और डी का वैल्यू जो है वो 100 है, और यहाँ पर 16,500 सेम कंडीशन होगा। देखो यहाँ पर 16,500 5 हो गया, 2x प्लस 900, ठीक है, 2x प्लस 900, तो यहाँ पर सेम हो गया, 2x प्लस 900 5 आ जाएगा, और ये से सॉल्व करने से सेम वही आएगा। और यहाँ भी ना हम लोग ये वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने ये फॉर्मूला लगाया, क्या यहाँ पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे? हाँ लगा सकते हैं। ये देखो a प्लस एल लास्ट टर्म, तो यहाँ लास्ट टर्म हमें टी एन मान के करना पड़ेगा, तो लास्ट टर्म कितना हो जाएगा वो हम लोग को निकालना पड़ेगा लास्ट टर्म। तो यहाँ ना एक्चुअली लास्ट टर्म निकालने में प्रॉब्लम ये है कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अगर हम लोग लिखेंगे तो a तो 100 पता है, n तो पता है नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो n ही निकालने के लिए बोला था, और -5, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 माइनस 5n माइनस माइनस में +5, मतलब 105 माइनस 5n, देखो यहाँ पर भी वही आया होगा, 105 माइनस 5n, ये 200 आ रहा है, बिकॉज ये देखो यहाँ पर भी 200 आ जाएगा। ये देखो फर्स्ट टर्म 100 और यहाँ पर हो जाएगा 105 माइनस 5n, और ये देखो सेम हो जाएगा 205 माइनस 5n। तो एक ही बात है, कैसे भी सॉल्व करके देख सकते हो, एक ही बात है, दोनों तरीके से आंसर आ जाता है। अब हम लोग 29th नंबर देखते हैं, इसमें क्या दिया है नया। देखो बोल रहा है एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। एक्चुअली ये दो क्वेश्चन जो है 29 और 30 ये इस चैप्टर का है ही नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दे दिया है तो हम करवा देते हैं। एक्चुअली ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर में ये वाला पोर्शन आता है, ठीक है, तो जिन्होंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी किया है उनको तो समझ में आ जाएगा, जिन्होंने नहीं किया है अभी हम फॉर्मूला बताएंगे, जस्ट उसको याद रखो, जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी करोगे तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे हो रहा है, वहां हम लोग डिटेल्स में करेंगे। अब यहाँ दे दिया है तो इसको हम बाकी नहीं रख रहे, करवा देते हैं, और फॉर्मूला हम जस्ट बता देते हैं, लेकिन फॉर्मूला क्यों बन रहा है कैसे बन रहा है वो हम लोग उसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बोला है एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम ए सम ऑफ मनी एक्यूमुलेटेड टू 9625, मतलब बोल रहा है कि इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, जैसे हम लोग बैंक में पैसा वगैरह रखते हैं तो इंटरेस्ट मिलता है ना, तो इंटरेस्ट दो तरीके का होता है, सिंपल भी होता है, कंपाउंड भी होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, जैसे 100 रुपए पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा, अगर मान लो हमें बोला है कि इंटरेस्ट का रेट है 10%, इसका मतलब होता है कि अगर हम लोग 100 रुपए रखेंगे तो हमें 10 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। अगर पर एनम बोला है तो ये इंटरेस्ट 1 साल बाद मिलेगा, और अगर ये सिंपल इंटरेस्ट है तो नेक्स्ट ईयर भी 10 रुपीज मिलेगा, उसके बाद भी 10, उसके बाद भी 10, ये लगातार जो है 10 रुपीज ही मिलता जाएगा। लेकिन अगर 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है, उस केस में हम लोग को इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, 100 रुपए पे ही मिलेगा, 100 रुपए पे 10, यहाँ पर फिर 100 रुपए पे 10, फिर 100 रुपए पे 10, फिर 100 रुपए पे 10। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, 100 रुपए पे 10 मिलेगा, उसके बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एक्यूमुलेटेड अमाउंट पे मिलेगा। एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पर मैंने क्या बोला कि हमेशा 10 रुपीज पे ही इंटरेस्ट मिलता जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जैसे ही 100 रुपीज पे हमें 10 रुपीज का इंटरेस्ट मिला, तो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलने के बाद अमाउंट बन गया 110, वो तो यहाँ भी हो रहा था। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, फिर से वही 10 रुपीज का ही इंटरेस्ट मिलेगा, 100 रुपए में ही इंटरेस्ट मिलेगा 10 रुपए, तो अमाउंट हो जाएगा 120। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, इसमें जो कंपाउंडेड अमाउंट है इस पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा। बस इतना सा ही अभी समझने से काफी है कि 100 रुपए पे मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो एक्चुअल इन्वेस्टेड अमाउंट है, उस पे इंटरेस्ट अगर मिलता जाए हर बार तो वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। लेकिन जो अमाउंट हर बार नया बन रहा है, क्योंकि अगर हम लोग इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो 110 हो रहा है, उसके बाद फिर से इंटरेस्ट मिलेगा तो वो अमाउंट चेंज होगा, तो चेंज अमाउंट पे जब इंटरेस्ट मिलेगा तो उसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब उसका एक फॉर्मूला होता है, हम बता देते हैं।
फॉर्मूले से हम लोग कर लेंगे। अभी क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है, और इंटरेस्ट मिलने के बाद ए सम ऑफ मनी एक्यूमुलेटेड टू, मतलब एक अमाउंट एक्यूमुलेट, मतलब टोटल अमाउंट होता है एक्यूमुलेट का मतलब 5 साल में 9625 हो जाएगा द सम इन्वेस्टेड इनिशियली। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में कितना पैसा रखा होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। ये देखो ऐसा हो गया, ये मान लो है हम लोग का 5 इयर्स, ठीक है, यहां से यहां तक 5 इयर्स है। इंटरेस्ट का रेट बता दिया है 10% पर एनम, ठीक है, हर साल 10% करके इंटरेस्ट मिलेगा, और अमाउंट बन चुका है 9625, ठीक है, ये बन चुका है। पूछ रहा है कि कितना अमाउंट हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था कि वो 9625 हो चुका है 5 इयर्स में। तो इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लेते हैं, a इक्वल टू पी इंटू 1+i या फिर r होल टू दी पावर n, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। ए का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड अमाउंट, जो हमें एंड में मिलेगा एक टर्म खत्म होने के बाद। पी मतलब इनिशियल अमाउंट, कितना हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, और आई जो है इंटरेस्ट का रेट, और जितना बार ये अमाउंट हमें मिलेगा। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। तो अगर हमें पूरे साल में 10% करके मिलेगा, तो हर साल में एक ही बार कन्वर्जन होगा, तो 5 साल में 5 बार कन्वर्जन होगा, तो यहां पर हो जाएगा 5, ठीक है, 5 साल में 5 बार कन्वर्जन होगा 5। तो देखो जिन्होंने टाइम वैल्यू मनी कर लिया उनको तो इजीली समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिनका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, हम लोग वहां पर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, यहाँ अभी दे दिया है तो इसीलिए हम करवा रहे हैं। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है जस्ट नोट डाउन कर लो और इग्नोर करो, कोई बात नहीं, बाद में हम लोग सीख लेंगे। तो यहाँ पर हो गया p और 1.1 होल टू दी पावर 5। अब इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर 9625 इक्वल टू p इंटू 1.61051, तो p इक्वल टू हो जाएगा 9625 डिवाइडेड बाई 1.61051, 9625 डिवाइडेड बाई 1.61051। अच्छा, तो ये हो गया 5976, इतना आ रहा है 0.36। चेक करते हैं, 5976.37 किया है, एक्चुअली 367 है तो उसे 37 कर दिया, मतलब ऑप्शन ए, हम लोग का आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट भी इसी तरह का क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री वाज 55 करोड़, एक कंट्री का पॉपुलेशन है 55 करोड़ इन 2005 एंड इज ग्रोइंग एट 2% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। और ग्रो कैसे हो रहा है, 2% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे। बोल रहा है कि पॉपुलेशन 2015 में कितना हो जाएगा, द पॉपुलेशन इन इज द ईयर 2015 एस्टिमेटेड एज। अगर इसी तरीके से ग्रोथ रहा तो पॉपुलेशन 2015 में कितना हो जाएगा, ये हमें पूछा गया है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है ना, एक्चुअली ये इस चैप्टर का है नहीं, तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ही करेंगे। अभी जो फॉर्मूला लगा है, तो ये देखो हम लोग अभी 2005 का हमारे पास डेटा है कि पॉपुलेशन कितना है। 2005 का पॉपुलेशन का डेटा है 55 करोड़, और ग्रोथ कैसे है, बोल रहा है कि ग्रोथ है हम लोग का मतलब इंटरेस्ट, मतलब ये इंटरेस्ट तो नहीं हुआ, ग्रोथ रेट, एक्चुअली ग्रोथ रेट है 2% करके, 2% पर एनम, कुछ नहीं बोला है तो ईयरली ही बताता है। अच्छा, बता दिया है पर एनम, और वो भी कंपाउंड करके, ठीक है। मतलब आज अगर 100 लोग हैं तो 2% का मतलब नेक्स्ट 102 हो जाएगा। अब कंपाउंड का मतलब 102 पे 2%, ऐसा चलेगा, 102 पे 2%, ठीक है। तो ये हो जाता है 2.04, तो ये हो जाएगा 104.04, ऐसा करके पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि 2015 में कितने हो जाएंगे, पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। अब ये 2005 से लेके 15 तक ये टाइम पीरियड कितना हो गया, 10 साल, ठीक है, यानी 10 साल बाद के हमारा पॉपुलेशन का डेटा पूछा जा रहा है। तो ये देखो, ये पी हो गया, स्टार्टिंग का डेटा पी, जैसे इनिशियल जो होता है उसे पी से डिनोट किया जाता है, एन 10 है, आई 2% है, हम लोग को ए पूछा जा रहा है एक्यूमुलेटेड जो है वैल्यू, मतलब 2015 में जाके टोटल पॉपुलेशन क्या होगा। तो फॉर्मूला है ए इक्वल टू पी इंटू 1+i होल टू दी पावर एन। तो ए फाइंड आउट करना है, पी 55 करोड़, मैंने सिर्फ 55 ही लिखा है। अब आंसर देख लेंगे, करोड़ में अगर है तो उसमें ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 साल का डेटा है, तो 2 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ठीक है, इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ऐसे करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, और इंटू 55, तो ये हो जाएगा
67.044 करोड़, 67.044 करोड़। देखते हैं आंसर क्या है। अच्छा, इसका आंसर फिर हम लोग का 67,000, ये तो नहीं होगा क्योंकि हम लोग का आया है अगर हम लोग इसको करोड़ से, ये देखो पॉपुलेशन को 4 डिजिट में आंसर दिया है, तो मेरा तो 67.00044, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 67 करोड़। इसको अगर हम लोग ऐसे लिखे तो 67 करोड़। तो यहाँ तो आंसर दिया हुआ है 4 डिजिट्स में, ठीक है। तो 4 डिजिट्स मल्टीप्लाई करने से मुझे नहीं लगता हम लोग का 67 आएगा। देखते हैं, मुझे लगता है ऑप्शन डी होना चाहिए, देख लेते हैं एक मिनट। हाँ, 30 का डी है। देखो मैच तो नहीं हुआ ना एक भी आंसर के साथ, ये डी है। 67 करोड़ आ रहा है, 67 करोड़ आंसर है नहीं हम लोग का। एक्चुअली ये देखो इन्होंने 4 डिजिट किया ना, तो 4 डिजिट करने के लिए हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे हिसाब से 100 से। ये देखो 6704 आएगा, ठीक है। अब 6704 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 6704 तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो हम लोग नन ऑफ दिस आंसर देंगे। अच्छा, ये वाला देखो कंप्लीट हो गया। ये दो लेकिन ऑड क्वेश्चन दे दिया, इस चैप्टर का था नहीं। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर 6B का जो क्वेश्चन बाकी था वो बता देते हैं। 6B का 2 क्वेश्चन बाकी था, वो करवा देते हैं। ये रहा 6B का, हम लोगों ने सारा ही क्वेश्चन किया था। हाँ, यहाँ पर बाकी था हम लोग का ये 2 क्वेश्चन 15 और 16। लेकिन ये 2 क्वेश्चन हम बोल सकते हैं एमसीक्यू के पर्पस के लिए उतना रेलिवेंट है नहीं, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं समझाने का, थोड़ा सा मतलब मैथमेटिक्स इसमें ज्यादा ही कुछ है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा एमसीक्यू में आना चाहिए। फिर भी अगर आ जाए तो इसीलिए करवा देते हैं। थोड़ा सा बस एक बार देखोगे, जितना समझ में आए ठीक है, एकदम अगर नहीं समझ में आता है तो फिर इग्नोर कर सकते हो। देखते हैं, देखो समझ में आता है कि नहीं। यहाँ पर बोला है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, ठीक है। तो ये जीपी का क्वेश्चन था। क्यों जीपी है देख लो, वहां एग्जाम में तो बोलेगा नहीं कि जीपी है कि एपी है। देखते हैं जीपी है कि एपी है। तो यहाँ पर 4 प्लस 44 प्लस 444 ऐसा दिया हुआ है सीरीज, प्लस डॉट डॉट इज, ठीक है। मतलब हम लोग को सम निकालने के लिए बोला है। अब ये एपी है कि जीपी कैसे समझ में आएगा। अगर जीपी होगा, सॉरी एपी होगा, तो यहाँ पर 40 ऐड होना चाहिए। यहाँ 40 ऐड करोगे तो 444 नहीं आएगा, ठीक है। अब आर चेक करो, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, तो ये 11 हो गया। इसमें अगर 11 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हम लोग का 444 आएगा? मुझे नहीं लगता है आएगा। देख लेते, 44 इंटू 11, देखो नहीं आ रहा है, 484 आ रहा है। तो ये ना तो एपी में दिख रहा है सीरीज, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि एपी है कि जीपी है। एक्चुअली इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है इस तरीके के क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका कुछ स्टेप्स होता है जिसको फॉलो करके हम लोग इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम लोग उस स्टेप को देखो कि कैसे करके कर रहे हैं, और इसके बाद वाला भी क्वेश्चन देखोगे ऐसे ही हमें करना पड़ेगा। तो जस्ट स्टेप एक बार देखते जाओ कैसे करके हो रहा है। अगर एग्जाम में बाई चांस आ जाए तो कर पाओगे। सबसे पहले हम लोग 4 कॉमन लेंगे यहाँ से, क्योंकि देखो यहाँ पर 4 कॉमन लिया जा सकता है। 1 प्लस यहाँ पर 4 कॉमन लेने का मतलब है 4 से डिवाइड करना। तो 4 बाई 4 1, 44 बाई 4 11, और 444 बाई 4 मतलब 1 1 1, प्लस डॉट डॉट करके यहाँ पर हो गया nth टर्म तक, ऐसा चलेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले 4 को कॉमन ले लिया। अच्छा, अब क्या करना है, अब देखो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है तुम लोग थोड़ा सा आंसर से भी देख के समझ सकते हो। हर एक जगह पे अगर नन ऑफ दिस को हम लोग एक बार अवॉइड करें, हर जगह पे तुम लोग को क्या मिलेगा आंसर में, 4/9 4/9 10/9, मतलब समथिंग बाई 9 तो है ही है, ठीक है। अगर मेरा आंसर ये तीनों में से कोई एक होता है, अगर नन ऑफ दिस नहीं होता है, तो देखो आंसर में हमारा डिवाइडेड बाई 9 हर जगह पे दिख रहा है। तो 4/9 4/9 10/9, और ये बाहर में है, बाकी डेटा अंदर है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने 4 कॉमन लिया है, तो मुझे लगता है अगर मेरा आंसर आया तो या तो ए से होगा या सी होगा, क्योंकि 10/9 तो मेरा आ नहीं रहा है, मतलब 10 तो मेरा आया नहीं है बाहर, ठीक है, कॉमन लेने पे। तो आंसर या तो ए होना चाहिए या तो सी होना चाहिए, ठीक है। तो 4/9 लेने से देखते हैं क्या हम लोग का कुछ बेनिफिट होता है। मतलब 4 तो ऑलरेडी कॉमन ले लिया है मैंने, अभी हम 1/9 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन लेते हैं इसके साथ 1/9, 4 तो ऑलरेडी है ही, अगर हम 1/9 कॉमन लेते हैं तो 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा। अगर हम 1/9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मुझे 9 लिखना पड़ेगा। क्यों, देखो कॉमन लेने का मतलब ही होता है डिवाइड करना। एक्चुअली जिससे कॉमन ले रहे हैं हम लोग, यहाँ से
कॉमन ले रहे हैं, तो एक्चुअल मैटर ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1/9। तो 1 डिवाइडेड बाई 1/9 का मतलब 9 होता है, इसलिए मैंने 9 लिखा। और वैसे भी चेक करके देखो 1/9 इंटू 9 करने से तो 1 ही आ रहा है, तो कॉमन लेने के बाद हमारा ये तो एग्जिस्ट करना चाहिए ना, तो कॉमन लेने के बाद हम लोग का इतना आ रहा है। नेक्स्ट कॉमन लेने से कितना आएगा 1/9, इस पे यहाँ पर 99 आएगा, तभी तो डिवाइड करने से 11 आएगा, उसके बाद 999 आएगा, ठीक है, प्लस डॉट डॉट करके nth टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया 4/9, और यहाँ 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस डॉट डॉट प्लस nth टर्म। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4/9 लिया, फिर से आंसर देखो 4/9 लेने से एक जगह पे 10/9 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो हम लोग को इसमें क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए, 4/9 जैसा है वैसा ही रखेंगे, 9 को हम लोग लिखेंगे 10-1, ठीक है, 99 को लिखेंगे 100-1, और 999 को लिखेंगे 1000-1। अब तुम लोग सोचोगे कि ये सब हम लोग कैसे याद रखें, एक्चुअली क्या है, ये एमसीक्यू बेस्ड है ही नहीं, इस तरीके का क्वेश्चंस का क्या होता है ना, एपीजीपी में पैटर्न वाइज क्वेश्चन होता है, जब हम लोग प्योर मैथ्स वगैरह करते हैं ना तो वहां पर ऐसा होता है। तो ये थोड़ा जो है ट्रिक्स हमें याद रखना पड़ता है कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें। अब तुम लोग का तो 2 ही दिया हुआ है, वहां बहुत सारा क्वेश्चन होता है, तो जो भी इस तरीके का पढ़ाई करता है तो उसको याद रखना ही पड़ता है कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये ना तो एपी है ना तो जीपी, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि हम लोगों का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल के आए, मतलब या तो ये एपी बन जाए या तो ये जीपी बन जाए, कुछ तो हमें तरीका लगाना पड़ेगा। तो ये स्टेप्स जो है थोड़ा याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम लोगों ने 4 कॉमन ले लिया, और तुम लोग के पास तो एक अच्छा चीज है कि ऑप्शन है आंसर का, तो आंसर से तुम लोग यहाँ पर चेक करके देख सकते हो कि क्या कॉमन लिया जा सकता है, जैसे कि 4/9 10/9 यहाँ दिख रहा है, तो 4 तो कॉमन जाएगा ही, क्योंकि सीरीज जैसा है, तो 4 कॉमन जाएगा, तो 9 कॉमन ले लेंगे 1/9, तब ना बनेगा 4/9। और ये 4/9 बनाते हुए जैसा जैसा डेटा आया वैसा मैंने लिख दिया, 4 कॉमन लिया तो ये 1 हो गया, ये 11 हो गया, ये 111 हो गया। अब 1/9 कॉमन लिया तो ये 999 999 हो गया। अब इसको जस्ट मैंने लिख दिया। अब ये 9 को मैंने लिखा है 10-1, और 99 को लिखा है 100-1, और इसको लिखा है 1000-1, इससे ये सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको लिख के फायदा क्या है, देखो अब इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 4/9 10, ये ब्रैकेट अगर ओपन कर देंगे तो ये कैसे होगा, ब्रैकेट ओपन करके हम 10 100 और 1000 को एक ही जगह पे लिख रहे हैं, देखो 10 प्लस 100 ये मैंने ले लिया, प्लस 1000 ऐसे कर दिया, और ये जो -1 है ये पहले ऐसे कर देते हैं, प्लस nth टर्म, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर माइनस लिख के ये जितने भी 1 थे, ठीक है, 1+1+1 डॉट डॉट करके प्लस nth टर्म, हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। देखो मैंने क्या किया, अगर इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कैसे दिखेगा, 10-1 प्लस 100-1 प्लस 1000-1 प्लस डॉट डॉट प्लस nth टर्म, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 10 100 और 1000 को एक जगह पे ले लिया, प्लस डॉट डॉट nth टर्म कर दिया, और ये -1 इसको एक जगह पे ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने से 1+1 nth टर्म तक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे फॉर्मूला लगाएंगे। देखो अब क्या होगा, 4/9 यहाँ लिखते हैं जैसे है, 4/9, ठीक है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर लिखेंगे, ये देखो ये हम लोग का जीपी बन रहा है, ठीक है, ये जीपी बन रहा है 10 10 के बाद 100, यानी कि 10 × 10, 100 में 10 मल्टीप्लाई करो 1000, तो ये जो है ना, ये 10 100 और 1000, ये एक्चुअली हम लोग का क्या बन गया है, जीपी बन गया है। अगर ध्यान से देखोगे ये जीपी बन चुका है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, हमें जीपी का एन टर्म तक का सम निकालना है, जहां पर ए का वैल्यू 10 है और आर का वैल्यू भी 10 है, ए मतलब फर्स्ट टर्म वो 10 है और आर भी 10 आया, अभी मैंने बताया, और माइनस करके कितना है, ये तो हो गया, और माइनस करके यहाँ पर कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। एन क्यों होगा, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 ऐड होते जाएगा nth टर्म तक। अब मान लो 1 अगर 5 बार ऐड हो रहा है, ठीक है,
1 अगर 5 बार ऐड हो रहा है तो आंसर क्या आएगा 5। मतलब जितना बार 1 है उतना आंसर आएगा ऐड करने से। तो 1 कितना बार है, n टाइम्स है। तो ये एडिशन जिसका हमें पता नहीं कि n का वैल्यू कितना है, तो उसका एडिशन n होगा, क्योंकि अगर 1 5 टाइम्स है तो आंसर 5 आएगा 1 को 5 टाइम्स ऐड करने से। तो 1 को n टाइम्स ऐड करने से आंसर n आएगा। तो इसीलिए मैंने इसको n लिखा, और माइनस था तो मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सम का, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन माइनस n, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर a और r ये सब का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो a है 10, r है हम लोग का 10, 10 टू दी पावर n तो नहीं पता कितना होगा, अगर पता होता यही निकाल लेते हम लोग। तो r माइनस वन मतलब 10 माइनस वन, अच्छा माइनस n, जैसा है वैसा लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहां पर कर देते हैं। देखो 4/9 10 इंटू 10 टू दी पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई 10 माइनस वन यानी कि 9 हो गया, और माइनस n। ठीक है, माइनस n कर दिया। अब यहां पर 4/9, ये 10/9 ऐसे लिख दिया, 10 टू दी पावर n माइनस वन माइनस n। देखो कुछ ना कुछ ऑप्शन के साथ हम लोग का मुझे लगता है मैच हो जाएगा, देखते हैं। ये देखो 4/9, 10/9, 10 टू दी पावर n माइनस वन माइनस n, ये देखो। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है, मैंने पहले ही बोला है, अगर समझ में आए तो ठीक है। थोड़ा बहुत देखो, ये इसके अलावा भी हमें बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, तो चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, लेकिन एक बार सीखने में क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अभी हम लोग सीख ही सकते हैं। अब 16 वाला भी करेंगे तो देखोगे तो सेम तरीके से ही होगा, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसलिए मैंने दोनों को बाकी रखा हुआ था। ये देखो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, तो यहाँ पर ये सीरीज है 0.1 0.11 0.1 0.11 0.111, ठीक है, 0.111 प्लस डॉट डॉट। हम लोग को क्या निकाल के देना है, सम निकाल के देना है। अब फिर से इस पे अगर देखेंगे हम लोग, ये ना तो एपी बनेगा ना तो जीपी। देखो एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो 0.11 माइनस 0.1 करके देखो कितना आया, 0.01। ठीक है, अब इसमें 0.01 ऐड करने से इतना आ जाएगा, लेकिन इसमें अगर 0.01 ऐड करेंगे 0.11 में तो ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। ठीक है, और ना तो इसका आर आएगा, आर का भी तुम लोग देख सकते हो, इसका आर भी नहीं आएगा, मतलब ये जीपी भी नहीं होगा। देखो एनी टर्म मतलब 0.11 डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, ये देखो जीपी में कितना आ रहा है, इंटू 1.1 आ रहा है, इसमें 1.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी तो 1.1 मल्टीप्लाई करने से इतना आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा, चेक करके देखो 1.1। ठीक है, तो 121 आ गया, 0.121। तो ये सेम कंडीशन है, ना तो एपी है ना तो जीपी है। तो ऐसे में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ कॉमन वॉमन लेना पड़ सकता है। हम लोग आंसर देखते हैं कि किस तरीके का आंसर है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग कॉमन लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो तुम लोग कैसे याद रख सकते हो वही हम बता रहे हैं। तो आंसर अगर देखेंगे, देखो 1/9 है, 1/9 है, तो कुछ ना कॉमन बाहर आएगा इस तरीके के पैटर्न में, जो ना तो एपी होता है ना तो जीपी। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है, एक बार नन ऑफ दिस को अगर हम लोग इग्नोर करें तो आंसर ये तीनों में से कोई एक हो सकता है, जिसमें हर जगह पे 1/9 मुझे कॉमन दिख रहा है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है। तो हम लोग 1/9 से ट्राई कर सकते हैं। तो 1/9 से देखते हैं आंसर के हिसाब से कि 1/9 कॉमन लेंगे तो कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। तो मैंने 1/9 कॉमन ले लिया, तो 9 कॉमन लेने का मतलब क्या हो गया, 0.1 डिवाइडेड बाई 1/9 कितना आ रहा है। तो ये ऐसे करके लिखते हैं, एक्चुअली ऐसे करेंगे तो पूरा डिवाइड करके, ये देखो 0.1 डिवाइडेड बाई 1/9, तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 1, मतलब ये 0.9 होगा। देखो ये 0.9 होगा, तो चेक करके देख लो सेम आंसर हो रहा है कि नहीं। 0.9 डिवाइडेड बाई 9 करने से 0.1 आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि कैसे करके हम लोग का कॉमन लेने से क्या क्या डेटा आने वाला है। अच्छा, अब एक जैसे ही निकल जाएगा ना, बाकी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। 0.11 है, 0.1 है, 0.11, तो इसका मतलब 0.99 होना चाहिए। एक बार हम लोग चेक करके देख सकते हैं कि हम लोग सही लिख रहे हैं कि नहीं। तो ये डिवाइडेड बाई 9 करते हैं और देखते हैं ये आ रहा है कि नहीं। हाँ आ रहा है, फिर 0.999 होगा इसका मतलब, क्योंकि 3 1 है, तो 0.999 डिवाइडेड बाई 9, तो हाँ ये आ रहा है। ठीक है, प्लस डॉट डॉट करके प्लस nth टर्म,
ठीक है, तो ये लिख दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 9 को क्या लिखा था, 10-1, यहाँ पर है 0.9, तो लगभग इस तरीके के क्वेश्चन में ना ऐसा ही डेटा रहता है। तो यहाँ पर 0.9 है, तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया था, 10-1 किया था, तो यहाँ पर कितना माइनस करना पड़ेगा ताकि हम लोग 0.9 लिख पाए। यहाँ पर हम लोग 1 - 0.1 करेंगे, देखो 10 के जगह 1 हो जाएगा ना, और 1 के जगह 0.1, 10 - 0.1 करके देखो, सॉरी 1 - 0.1 करके देखो 0.9 आएगा। ठीक है, फिर प्लस इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें लिखेंगे 1 - 0.01 करने से होगा। देखो यहाँ पर 10 फिक्स था ना, वैसे ही देखो 10 उसके बाद 100, उसके बाद 1000 -1 हो रहा था हर जगह पे, वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर 1 - 0.01 करके देख लेते हैं सही है कि नहीं। हाँ सही है, 1 - 0.001 होना चाहिए इसका मतलब, तभी जाके 39 होगा। तो 1 - 0.001, तो देखो ये 0.99 आ जा रहा है। उसके बाद डॉट डॉट करके nth टर्म। ठीक है, तो लगभग देखो दोनों चीज सेम है, वो भी 10-1 है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कैसे माइनस करने से 0.9। ये करके फायदा क्या है, ये करने से हम लोग का ये कुछ ना कुछ सीरीज में ट्रांसफर हो जाएगा जब हम लोग इसको सेपरेट करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर फिर से सेपरेट कर देंगे, यहाँ पर 1/9 ले लिया। अब ये 1 + 1 + 1 को एक जगह पे लिखेंगे, 1 + 1 + 1 डॉट डॉट करके nth टर्म, और यहाँ माइनस कॉमन चला जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा 0.1 प्लस 0.001 प्लस 0.001। सेम उसी तरीके से ब्रैकेट ओपन करने से ये 111 प्लस आइटम इधर रख दिया, माइनस करके ये सारे आइटम को एक जगह पे कर दिया, nth टर्म। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर 1/9 ये सेम वही हो जाएगा, 1 + 1 प्लस ये 1 को अगर हम लोग n टाइम्स ऐड करेंगे तो उसका आंसर n होगा। और ये देखो जीपी बन गया है, चेक करके देखो, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं 0.1 से तो इतना आएगा, इसमें भी देखो 0.1 से। नॉर्मली ये जीपी सीरीज में ही एग्जिस्ट करेगा, अगर क्वेश्चन आता भी है तो सोच लो वो जीपी सीरीज ही बन जाएगा। ठीक है, ये देखो चेक करो, यहाँ पर 0.1, ये देखो 0.1 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई करने से, अच्छा यहाँ ना मैंने शायद एक 0 ज्यादा लिख दिया है, 0.01, ये 001 होगा, ये देखो ये वाला। तो ये इसमें फिर से 0.1 ऐड इंटू करो 001, तो ये बन गया एपी। ठीक है, सॉरी जीपी। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का हमें सम निकालना है जो कि एक जीपी में है, ऑफ जीपी सीरीज, जहां पर a है ये वाला 0.1 और r है 0.1। ठीक है, a और r दोनों सेम है यहाँ पर। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जैसे जीपी का सीरीज में हम लोग सम लगाते हैं वैसे ही, 1/9 n है और a इंटू r टू दी पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। अब 1/9 n जैसा है वैसा ही रहेगा, a का वैल्यू है 0.1, r का भी वैल्यू है 0.1 टू दी पावर n-1, और यहाँ नीचे हो जाएगा 0.1 - 1। ठीक है, 0.1 - 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये n जैसा है वैसा ही रख दिया मैंने, ये माइनस करके देख लेते हैं कितना आता है, 0.1 - 1, तो ये आ गया -0.9, ये वाला 0.1 होल टू दी पावर n-1, ये ऐसे लिखेंगे। अच्छा अब आंसर देख लेंगे कि किस पैटर्न में किया हुआ है, वैसे ही हम लोग कर लेंगे। 1/9 n माइनस, अब ये डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर है पॉइंट, ये माइनस माइनस में प्लस कर लेते हैं, या फिर कैसे रखे देख लेते हैं कि आंसर कैसा है, चेक करते हैं किस पैटर्न में आंसर दिया हुआ है, कहीं ऐसा ही तो नहीं है। 1/9 ये आ रहा है, मतलब सी और डी तो नहीं होगा, एन माइनस है, एन को सामने लिया गया है, देखो दोनों आंसर में एन सामने लिया है, तो हम लोग भी एन सामने पहले ले लेते हैं, उसके बाद देखेंगे बाकी अमाउंट क्या आएगा। तो एन को हमें सामने लेना है, अच्छा मेरा भी एन सामने ही आया हुआ है। अच्छा उसके बाद है -1 माइनस, ऐसे करके है, तो मुझे इसको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 0.1 को हम ऐसे लिख देते हैं 1/10, और यहाँ पर ये जो है ये -1, यहाँ पर 0.1 टू दी पावर n-1 ऐसे ही रख दिया मैंने, और ये 0.9 को हम 9/10 लिख देते हैं, ये माइनस में है। अब इसको सॉल्व करने में
ठीक रहेगा। अब ये n हो गया, अब ये 1/10 है, ठीक है, इंटू 10/9 माइनस में, ये मैंने रिवर्स कर दिया, और ये इंटू 0.1 टू दी पावर n -1। अच्छा, अब चेक करते हैं कितना आ रहा है। 1/9 n माइनस 10 कैंसिल आउट, माइनस माइनस में प्लस हो गया, ठीक है, प्लस कर दिया मैंने। 1/9 0.1 टू दी पावर n -1, ठीक है, 0.1 टू दी पावर n -1। अब देखते हैं 1/9 n। अच्छा, अब यहाँ पर आंसर देखते हैं। n उसके बाद बोला है n -1, यहाँ भी माइनस है, 1 माइनस 0.1 टू दी पावर n डिवाइडेड बाई n, ऐसे किया है। अच्छा, और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 9 नहीं है, यहाँ डिवाइडेड बाई 9 है, दोनों आंसर सेम है, देखो दोनों आंसर सेम है, डिफरेंस इतना है, यहाँ डिवाइडेड बाई 9 है, तो हम लोग का क्या डिवाइडेड बाई 9 आ रहा है, तो आंसर बी होगा। हाँ, डिवाइडेड बाई 9 तो आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर बी होगा। बस इस पैटर्न में हमें अरेंज कर लेना है। तो इनका है n माइनस, मेरा प्लस आ रहा है, एक्चुअली माइनस हो जाएगा, इन्होंने 1 माइनस 0.1 टू दी पावर n कर दिया है, तो हम मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर माइनस को हम कॉमन ले ले तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 1 माइनस 0.1 होल टू दी पावर n बन जाएगा, ऐसे किया हुआ है। तो हम लोग भी ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1/9, n जैसा है वैसा ही रहेगा, ये प्लस माइनस में माइनस हो गया, 1/9 1 माइनस 0.1 होल टू दी पावर n, ठीक है, चेक करते हैं। n 1/9 n माइनस 1/9 n माइनस 1/9, ये देखो ये 1/9 हो गया, 1 माइनस, ये देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/9, जैसे हम लोग का आंसर आए वैसे हम दिखा रहे हैं। ये 1/9, क्योंकि ये 9 इसमें डिवाइड किया गया इस ब्रैकेट के नीचे, तो ये 1/9 1 माइनस 0.1 होल टू दी पावर n, ऐसा है। अब इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं, देखो हम लोग का भी यही आंसर आया है, n माइनस 1/9 1 माइनस 0.1 होल टू दी पावर। ये तो मैंने तुम लोग को अरेंज करके दिखाया कि आंसर सेम आ रहा है। वैसे अगर हम लोग अगर हम लोग को थोड़ा प्रैक्टिस होना तो हम लोग देख के ही आंसर बोल सकते हैं कि ये वाला है, ठीक है, इसको पूरा ऐसे अरेंज करना तो जरूरी नहीं है, हम लोग को तो ऑप्शन में टिक करना होगा। अगर जस्ट यहाँ से देख के समझ जाते हैं ना कि ये माइनस कॉमन लेने का ही मैटर है, तो आंसर यही होगा, तो यहीं पर टिक कर सकते हैं। आगे हमें इतना कैलकुलेशन माइनस वगैरह इंटरचेंज करने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसीलिए कर दिया ताकि आंसर के साथ मैच हो, तो तुम लोग को समझ में आ जाए कि यही वाला आंसर होगा। तो ये आंसर देखो ऑप्शन बी होगा। तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है, हम मैंने पहले ही बोला है कि ये वाला जो है हम लोग का एमसीक्यू बेस्ड है नहीं, तुम लोग देख सकते हो एमसीक्यू बेस्ड ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए नॉर्मली, तो आता भी नहीं है, लेकिन अगर आ जाए, बोला नहीं जा सकता ना, वैसे तो कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, तो इस तरीके से करना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हो तुम लोग, थोड़ा बहुत अगर आंसर याद रख लेते हो, अगर सेम क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कभी कभी होता है ना हम लोग का याद हो जाता है आंसर, तो हम नहीं बोल रहे कि आंसर याद करो, ये ऐसा चीज हम रेफर भी नहीं करेंगे, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। अगर सेम आ जाए और तुम लोग को थोड़ा सा आंसर का पैटर्न ध्यान में रहे तो तुम लोग उस पर टिक कर सकते हो, अगर कॉन्फिडेंस है तो, नहीं तो मत करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहेगा ना। तो यहाँ पर देखो ये वाला भी, ये थोड़ा सा आसान है फिर भी कैलकुलेशन, ये वाला 4 वाला, लेकिन ये पॉइंट वाला थोड़ा डिफिकल्ट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जाके कैलकुलेशन वगैरह करने में थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिस करोगे तो मुझे लगता है हो जाएगा। यहाँ बस कॉमन लेने में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं है। और हमें कैसे देखना है, हम लोग आंसर देख के यहाँ कॉमन लेंगे, कॉमन लेके फिर उसको ट्रांसफर करेंगे, कुछ एक सीरीज में ट्रांसफर हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली। और नॉर्मली जो डेटा गिवन होता है वो ना तो हमारा एपी होता है ना तो हमारा जीपी होता है, ठीक है, ये मैंने चेक करके दिखाया। तो एपी या जीपी में हम लोग को उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली कॉमन लेने से ट्रांसफर हो जाएगा। तो नॉर्मली ये जीपी सीरीज का ही ऐसा क्वेश्चन होता है, एपी सीरीज का ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है। तो ये दोनों मैंने बता दिया। और इसमें एक क्वेश्चन जो है सेट ए का एक क्वेश्चन है, वो हम बता देते हैं क्या होगा। एक सेकेंड यहाँ पर, एक मिनट रुको, एक सेकेंड, एक मिनट हम आते हैं।
ठीक है, देखो तो यहाँ पर ना मैंने ये भी बताया था कि ये क्वेश्चंस भी बता देंगे। जैसे देखो अगर तुम लोगों ने नोट डाउन किया है, मैंने बोला था ये 4th नंबर भी बता देंगे, लेकिन वही सेम चीज है। देखो 0.9 आ जाएगा, 7/9 कॉमन लिया गया है, तो इस पे हम ज्यादा मतलब ध्यान नहीं दे रहे। तुम लोग चाहो तो देख सकते हो, मतलब हम तो बोलेंगे देखने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज का काफी है। तो मैंने 2, 3, 4 ये पेंडिंग रखा था, ठीक है। तो ये 2, 3, 4 जो है इसको करने का जरूरत भी नहीं है। वो 2 क्वेश्चन अगर करते हो तो ये अगर आ जाता है ऐसा तो कर पाओगे। और एक क्वेश्चन बाकी था वो हम बता देते हैं, ये यहीं पर ही बता देंगे। 6A का ये वाला क्वेश्चन, 6A का ये वाला नहीं, हाँ ये वाला 4th नंबर, मुझे लग रहा है ये मैंने बाकी रखा था। बोला है सम टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज, ठीक है। अगर ये सीरीज इंफिनिटी तक चल रहा है उसका सम कितना होगा। तो ये जो है ना, ये लिखने का पैटर्न ये 4th नंबर का बता रही। ये क्या दिया हुआ है देखो, -5 फिर 25 -125 और 625। सबसे पहले देखो कि ये एपी है कि जीपी है। तो इसमें देखो -5 मल्टीप्लाई करने से 25 आएगा, फिर इसमें -5 मल्टीप्लाई करने से 125 आएगा, फिर इसमें -5 मल्टीप्लाई करने से 625 आ जाएगा। तो ये देखो माइनस माइनस में प्लस, प्लस माइनस में माइनस, माइनस माइनस में प्लस, ये साइन भी जो है मेंटेन हो जा रहा है। तो ये जीपी है, इसीलिए मैंने तब नहीं करवाया था, क्योंकि ये एपी सीरीज के अंदर जीपी था और तब हम लोग जस्ट एपी किए ही थे, तो जीपी नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैंने इसको इग्नोर किया था। अभी करवा रहे तो ये जीपी हो गया। हम लोग को बोल रहा है कि अगर ये सम जो है इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ पूछा है कैसे इसको लिख सकते हैं, यानी इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सम को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा साइन से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है हर जगह पे, अगर तुम लोग को दिख रहा है तो देखो क्या लिखा हुआ है। हम इसको थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करके दिखाते हैं। देखो हर जगह पे हम लोग को दिया हुआ है, ये देखो k इक्वल टू, ये ऐसे नीचे दिया हुआ है k इक्वल टू 1, ये यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। नन ऑफ दिस को एक बार इग्नोर करो, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है ऊपर इन्फिनिटी, तो ऊपर लिख दिया मैंने इन्फिनिटी, मतलब ये जो सम है वो कितना तक जाएगा, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड डॉट डॉट करके इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा। अच्छा, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इसको कैसे रीड करते, k का वैल्यू है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो k मतलब टर्म को बता रहा है, अगर n होता तो समझने में और भी आसानी होता, कोई बात नहीं, k दिया है, हम लोग को क्या करना है, इनफाइनाइट टर्म तक ऐड करते जाना है, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर -5 है, अगर k का वैल्यू मेरा 1 और 1 से इन्फिनिटी हो रहा है तो -5 टू दी पावर k, इसको चेक करते क्या ये सही है। अगर -5 टू दी पावर 1 करेंगे, क्योंकि k का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो आंसर -5 आएगा। -5 टू दी पावर अगर 2 करेंगे तो आंसर 25 आएगा। -5 टू दी पावर 3 करेंगे तो आंसर -125 आएगा। -5 टू दी पावर 4 करेंगे तो आंसर 625 आएगा। इसका मतलब ये मेरा प्रेजेंटेशन सही है, बाकी प्रेजेंटेशन गलत है। कैसे, बोला है 5 टू दी पावर के, तो 5 के ऊपर 1 लो तो 5 आएगा, जबकि हमारा पहला टर्म -5 है, 5 नहीं है, तो इससे पता चल रहा है ये गलत है। और ये क्यों गलत है, ये दिया है -5 के पावर में के, ये -5 होल टू दी पावर, जब ब्रैकेट है तो होल टू दी पावर, मतलब इसमें पावर 1 होने से -5, ये सही आ रहा है। अब -5 का टू दी पावर 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हम लोग का कैसे आएगा, देखो ये है एक्चुअली -5 टू दी पावर के, ठीक है। -5 टू दी पावर के मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और यहाँ माइनस आ जाएगा। एक्चुअली इसका मतलब है माइनस है, माइनस पावर मतलब ब्रैकेट में माइनस मल्टीप्लाई नहीं होगा। बात इतना है कि जब -5 टू दी पावर के का मतलब हो गया कि माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन -5 टू दी पावर के का मतलब माइनस अपने जगह पे कांस्टेंट है। हम लोग को करना है 5 टू दी पावर 1, 5 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 3, और वहां माइनस प्लस लगाते जाना है। तो हम लोग जितना भी क्यों ना कैलकुलेट करें, हर एक आंसर हम लोग का माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस फिक्स्ड है। अब 5 टू दी पावर 1 5, 5 टू दी पावर 2 -25, 5 टू दी पावर 3 125, इसमें भी माइनस आ जाएगा, तो ये भी गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा है, तो इसका मतलब फोर्थ का आंसर ए होगा, ठीक है। तो फोर्थ का आंसर ए इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसमें प्रेजेंटेशन सही किया हुआ है कि अगर हम लोग इस सीरीज को लिखना
चाहे तो कैसे लिख सकते, कैन बी रिटन एज बोला है, सम निकालने के लिए बोला नहीं है। और वैसे भी इनफाइनाइट टर्म वाला सम्स जो है यहाँ पर जीपी में नहीं होता है, एपी में होता है, जो भी हो। तो हमें बोला है अगर इसका हम लोग सम कैलकुलेट करना चाहे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सही रिप्रेजेंटेशन है। बाकी रिप्रेजेंटेशन से हम लोग का ये सीरीज नहीं बन रहा है। तो ये वाला फोर्थ का आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज कौन सा है एक बार देख लेते हैं, एक्सरसाइज 6A है, ये लिख देते हैं, एक्सरसाइज 6A का फोर्थ नंबर आंसर होगा। एक्सरसाइज 6A का फोर्थ का आंसर ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ये वाला बाकी था, ये वाला हम लोगों ने कर लिया। बस एपीजीपी हम लोग का कंप्लीट, एपीजीपी में और हम लोग का कुछ बाकी नहीं है। ठीक है, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया है। तो इसको हम एक बार बंद कर देते हैं। अब हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी। ठीक है, ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये है सेट थ्योरी, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, तीन चीज हमें पढ़ना पड़ेगा। पहले सेट, फिर रिलेशन, फिर फंक्शन पढ़ेंगे। तो देखो हम अपने हिसाब से समझाते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या याद रखना है। तो पहले हम लोग सेट पढ़ेंगे, तो इसीलिए हम लिख देते हैं सेट थ्योरी। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे ही पढ़ेंगे। सेट थ्योरी के बाद हम लोग रिलेशन और फंक्शन ये सब पढ़ेंगे। अच्छा, तो सेट का डेफिनेशन हम लोग को पहले देखना पड़ेगा कि सेट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेट को हम छोटा सा एक डेफिनेशन बताते हैं। ठीक है, फिर हम मैथ से भी दिखा देंगे। सेट का मतलब होता है वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गया, लेकिन इसको समझे कैसे। जैसे देखो, अगर हम ये बोल रहे हैं कि जो भी क्लास में, जैसे मान लो हम लोग एक स्कूल में गए, ठीक है, और वहां पर जितने भी स्टूडेंट थे, ठीक है, वहां पर जितने भी स्टूडेंट थे उनको हम लोगों ने बोला कि जो भी इंटेलिजेंट है, जो भी अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हो, तो वो रेज करो अपना हैंड। ठीक है, तो हाथ उठाओ, जिनको लगता है कि हम लोग इंटेलिजेंट है वो अपना हाथ उठाओ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मैंने कोई डेफिनेशन नहीं दिया कि इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंसी किस हिसाब से, मतलब क्या पैरामीटर है। वैसे देखो इंटेलिजेंट का कोई पैरामीटर नहीं होता है, किसी को 100 आउट ऑफ 100 मिल गया तो वो इंटेलिजेंट है, किसी को 100 में मान लो 0 मिला तो वो इंटेलिजेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मार्क्स से हम लोग किसी को डिफाइन नहीं कर सकते, हम जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वो समझने का कोशिश करो। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि जिसका मार्क्स ज्यादा है वही इंटेलिजेंट है, हम ये बोल रहे हैं, जस्ट एग्जाम्पल समझो अभी तुम लोग, कि इंटेलिजेंट जो है वो अपना हैंड रेज करे, तो उसमें क्या होगा, अगर किसी को लगेगा वो इंटेलिजेंट है तो वो अपना हाथ उठाएगा, नहीं लगेगा तो नहीं उठाएगा। क्योंकि मैंने क्या बोला है, मैंने कोई डेफिनेशन नहीं दिया है कि इस तरीके के लोगों को हम इंटेलिजेंट बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने ऐसे बोला कि यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर स्टूडेंट थे, इनका नाम A B C D और E। ठीक है, तो इन्होंने सभी ने अपना हैंड रेज कर दिया। ठीक है, सभी को लगता है कि हाँ हम लोग इंटेलिजेंट है। अब मैंने क्या किया, एक पैरामीटर सेट कर दिया। क्या पैरामीटर सेट कर दिया, मैंने बोला कि लास्ट दिन जो मैंने टेस्ट लिया था, लास्ट टेस्ट, सपोज एक एग्जांपल बोल रहे हैं, ठीक है, लास्ट जो टेस्ट लिया था मैंने 10 मार्क्स का, ठीक है, उसमें जिसको 10 आउट ऑफ 10 मिला है वो इंटेलिजेंट है। मैंने बोला जिसको 10 आउट ऑफ 10 मिला है, अगर हम मानते हैं कि वो इंटेलिजेंट है, वैसे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम जस्ट समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो अगर किसी को 10 आउट ऑफ 10 मिला है, मान रहे हैं कुछ देर के लिए वो इंटेलिजेंट है, सिर्फ वो अपना हैंड रेज करो। तो मानो ये ई को मिला था 10 आउट ऑफ 10, बाकी लोगों को जैसे मिला था, मान लो सभी को, किसी को 9 आउट ऑफ 10 मिला, किसी को 8 मिला है, किसी को कुछ और मिला है। तो फिर मैंने क्या किया, एक जो है डेफिनेशन सेट कर दिया इंटेलिजेंसी का, कि जिसको 10 आउट ऑफ 10 मिला है वही इंटेलिजेंट है मेरे हिसाब से, और वही अपना हैंड, इसका मतलब रेज करेगा, बाकी अपने जो है हैंड रेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअली देखो सेट का मतलब क्या है, हम लोगों ने एक सेट बनाया, क्या बनाया, स्टूडेंट का सेट। ठीक है, स्टूडेंट का सेट बनाया, जहां पर स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट है उनका हम लोगों ने सेट बनाने का कोशिश किया। तो जब मैंने बोला कि इंटेलिजेंट बच्चे अपने हाथ उठाओ, तो सभी हाथ उठाने लगे, क्योंकि मैंने उसको वेल डिफाइन नहीं किया, लेकिन मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई जिसको 10 आउट ऑफ 10 मिला है वही अपना हाथ
उठाओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 10 आउट ऑफ 10 वाले ही अपना हाथ उठाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, जो स्टूडेंट का एक कलेक्शन बनाया, ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट हो गया जो इंटेलिजेंट है। तो एक्चुअली देखो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, ये देखो, इन आवर मैथमेटिकल लैंग्वेज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट का मतलब बताया है पहले ही लाइन पे मैथ में, ऑब्जेक्ट जो मैंने यहाँ पर बोला था, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो मैथ्स के हिसाब से लिविंग एलिमेंट भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और अगर कोई नॉन लिविंग एलिमेंट है वो भी ऑब्जेक्ट है। जैसे अभी मैंने स्टूडेंट का एग्जांपल लिया, ये लिविंग है, ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स है, तो ये इनके अंदर जान है, तो ये क्या हो गया, लिविंग एलिमेंट। तो ये भी ऑब्जेक्ट है। अगर हम कोई नॉन लिविंग एलिमेंट लेंगे तो वो भी ऑब्जेक्ट होगा। उसका भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला सेट ऑफ वावल्स बोलो, ठीक है, मतलब मुझे ये बताओ कितने सारे वावल्स है। तो वावल्स तो सबको पता है, ए ई आई ओ यू, ये होता है वावल्स, ए ई आई ओ यू ये वावल्स होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने क्या किया, कलेक्शन ऑफ वावल्स एक साथ लिखा, इसको हम लोग बोलेंगे सेट। अब ये सेट क्यों बोलेंगे, सेट का मतलब ही होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने बोला कि जितने भी हमारे अल्फाबेट्स है उसमें से सिर्फ और सिर्फ वावल्स का कलेक्शन करो। तो वावल्स का कलेक्शन करने पे हमारे पास 5 वावल्स निकल के आए, ए ई आई ओ यू, ठीक है। और ये सभी क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि लिविंग हो या नॉन लिविंग, मैथमेटिक्स में हर एक चीज को ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया। और ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ है, ठीक है। हम लोगों का डेफिनेशन क्या था कि भावल्स को कलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये ए ई आई ओ यू हो गया। अब देखो यहाँ पर वही बोला है कि मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में ये पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्पेशली सेट थ्योरी के केस में लिविंग और नॉन लिविंग बोल के, और इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, इफ वी कंसिडर ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन इन सच ए वे that it is possible to tell beyond doubt whether a given object is in collection under consideration or not, then such collection of object is called well defined collection of object। मैंने यही बोला था, well defined collection of object। अब हम समझाते हैं यहाँ पर क्या बोला है। अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कोई भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, गिवन इन सच ए वे दैट इट इज पॉसिबल टू टेल बियॉन्ड डाउट, कोई डाउट के बिना ही हम लोग बोल सकते हैं वेदर ए गिवन ऑब्जेक्ट इज इन द कलेक्शन अंडर कंसिडरेशन और नॉट, देन सच कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हम लोग को क्या करना है, हमें वेल डिफाइन करना है। मतलब जैसे मैंने बोला था कि इंटेलिजेंट बच्चों का मुझे कलेक्शन करना है। अब क्लास में सारे बच्चे जो है अपना हैंड रेज कर रहे हैं, तो हम कलेक्शन कैसे करें, कि कलेक्शन मतलब क्या, कुछ तो हमें चूज करना पड़ेगा ना। तो चूज तभी कर पाएंगे जब हमारे पास कुछ वेल डेफिनेशन होगा। तो जैसे मैंने बोला भावल्स का कलेक्शन करो, तो वेल डेफिनेशन है कि भाई भावल्स ये सारे ही होते हैं, ठीक है, तो ये भावल्स हो जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर देखो वही बोला है कि ये पॉसिबिलिटीज ये होना चाहिए कि हमारे पास कोई डाउट नहीं होना चाहिए जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करें। जैसे हमारे पास ये डाउट नहीं होना चाहिए क्या सच में सारे बच्चे इंटेलिजेंट है, या फिर किसी का इंटेलिजेंस किसी और तरीके से, अगर हम लोग मार्क्स के बेसिस पे डिफाइन करना चाहते हैं तो हो सकता है सारे बच्चे इंटेलिजेंट ना हो। अगर हम लोग किसी और, मान लो किसी का डिसिप्लिन बेसिस पे हम लोग जो है जज कर रहे हैं कि वो इंटेलिजेंट है कि नहीं, या फिर दूसरे दूसरे तरीके से हम लोग जज करना चाह रहे हैं, तो पैरामीटर क्या है, मतलब डेफिनेशन क्या है इंटेलिजेंसी का हमारे तरफ से, तो उस हिसाब से हमारा कुछ ना कुछ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट होगा। तो कुछ सिलेक्ट होंगे, कुछ सिलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। मान लो स्पोर्ट्स के बेसिस पे हम लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स का इंटेलिजेंसी किसका कितना अच्छा है, तो सभी एक ही तरह के खेल कूद में अच्छे हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो तभी ना कलेक्शन होगा। तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कर रहे हैं तो वहां पर हमारा कोई डाउट नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करते हुए। तो ये डाउट तभी नहीं होगा जब हमारे पास उस ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करने के लिए वेल डेफिनेशन अवेलेबल होगा, ठीक है। यही चीज को बोल रहे हैं सेट। तो सेट मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये देखो, ए सेट इज डिफाइंड टू बी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हाँ, ये पॉइंट मैंने नहीं लिखा, ये भी लिखो, कलेक्शन ऑफ यहां पर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक है, अलग अलग, जैसे ये सारे स्टूडेंट अलग अलग है, ए ई आई ओ यू ये सब भी अलग अलग है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, इसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। ये देखो, ये इसको क्या क्या बोल सकते हैं, देखो हम यहाँ पर बता देते हैं। ए ई आई ओ यू ये सबको बोला जाता है ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, और एक नाम भी होता है एलिमेंट भी बोला जाता है, ठीक है, और मेंबर भी बोला जाता है। और यहाँ पर भी सेम चीज है, ये सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं,
लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया, ये नॉन लिविंग है। एलिमेंट बोलते हैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, और मेंबर भी बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट, मेंबर और ऑब्जेक्ट, ये 3 नाम होता है। अभी आगे जाके मिल जाएगा, मैंने अभी लिखवा दिया, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग देख रहे हैं कि सेट थ्योरी में क्या हो रहा है, सेट बनाना है, मतलब कलेक्शन करना है हमें डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, लेकिन एक वेल डेफिनेशन के साथ, जिसमें हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जिनको हम लोगों ने कलेक्ट किया है, चाहे वो लिविंग आइटम हो या नॉन लिविंग आइटम हो, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और सारे एलिमेंट जो है डिस्टिंक्ट होने चाहिए। एलिमेंट को मेंबर भी बोल सकते हो, एलिमेंट को जो है ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज हमें पॉइंट याद रखना है, क्योंकि ये सबसे शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, सेट को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं। सेट को हमेशा डिनोट करना चाहिए कैपिटल लेटर से, डिनोट बाय कैपिटल लेटर। मतलब कैसे करना पड़ेगा, देखो दिखाते हैं। जैसे ये सेट ऑफ वावल्स मैंने लिखा इक्वल देके, लेकिन इसको एक्चुअली लिखने का तरीका क्या है, जब हम लोग सेट में लिखेंगे उसे हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ए इक्वल देना पड़ेगा, फिर ऐसे जो है ब्रैकेट देना पड़ेगा, ए ई आई ओ यू ऐसे, फिर ये ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट बोलो या फिर मेंबर बोलो, ये हमेशा कैसे होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ठीक है, स्मॉल लेटर में होना चाहिए, और ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए, जिससे हम लोग डिनोट करेंगे। क्या हमेशा ए से ही डिनोट करना पड़ेगा, नहीं, ए के जगह बी लिख दो, सी लिख दो, डी लिख दो, पी लिख दो, क्यू लिख दो, कुछ भी लिखो, लेकिन कैपिटल लेटर से हम लोग सेट को डिनोट करेंगे। और सेट का जो एलिमेंट्स होगा वो कभी भी कैपिटल लेटर नहीं हो सकता है। मतलब अगर वावल्स को ऐसे लिख दिए, लिख ही सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं, लेकिन सेट थ्योरी में नहीं लिख सकते। अगर हम लोग बोलेंगे कि P इक्वल टू ये P सेट ऑफ वावल्स, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा, रूल्स है, ठीक है, ये रूल्स है। और जो सेट को डिनोट करेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। यहाँ पर वही सारी चीजों को बोला गया है, वी यूजुअली डिनोट सेट बाय कैपिटल लेटर्स, ठीक है, कैपिटल लेटर्स, और एलिमेंट को स्मॉल लेटर यूजुअली, ठीक है, नॉर्मली ऐसा ही होता है, यही रूल्स ज्यादातर फॉलो होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों को कौन सा ब्रैकेट यूज करना है, ये वाला ब्रैकेट यूज करना है। एलिमेंट को बताने के लिए हमेशा ये वाला ब्रैकेट हमें यूज करना पड़ेगा। हम लोग इसमें ये बताने के लिए, जैसे मान लो ऐसे लिख दिए, तो ये वैसे देखो तुम लोग का तो एमसीक्यू है, कोई देखने तो आएगा नहीं कैसे लिख रहे हो, लेकिन हाँ कभी कभार एमसीक्यू में भी ऐसा पैटर्न पूछ सकता है। ऐसे नहीं लिखना है, या फिर ऐसे भी नहीं लिखना है, ठीक है। यूजुअली जो यूज होता है ये वाला, हम तो इसे सेकेंड ब्रैकेट बोलते हैं, तुम लोग जो बोलते हो वो। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऐसा हमें यूज करना पड़ेगा, और कैपिटल लेटर भी हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो सेट को कैसे डिनोट करेंगे वो अभी हम लोगों ने सीखा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सेट का फॉर्म कितना सारा होता है। क्या सिर्फ ऐसे करके ही सेट को हम लोग लिख सकते हैं, या फिर कुछ और भी तरीका होता है, ठीक है। 3 टाइप्स है जिससे हम लोग सेट को डिनोट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं फॉर्म ऑफ सेट, ठीक है। सेट को हम लोग 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला फॉर्म का नाम है रोस्टर फॉर्म। ये देखो, रोस्टर या ब्रेसेस फॉर्म। सेकंड है डिस्क्राइब्ड फॉर्म, और नेक्स्ट है सेट बिल्डर, और एल्जेब्रिक भी बोलते हैं इसे, और रूल मेथड। और एक नाम भी है प्रॉपर्टी मेथड। पूरा नाम लिखवा रहे हैं इसीलिए, सारा नाम, क्योंकि पता नहीं कौन से नाम से हमें क्वेश्चन दे दे, ठीक है। तो ये देखो, पहला फॉर्म का नाम है हम लोग का रोस्टर और ब्रेसेस फॉर्म। ये बताते हैं ये कैसे होता है। रोस्टर और ब्रेसेस फॉर्म में हम अगर सेट ऑफ वावल्स, मान लो हम लोग क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं, सेट ऑफ वावल्स, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम कौन से एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सेट ऑफ वावल्स बनाओ, ठीक है, सेट ऑफ वावल्स, सेट ऑफ वावल्स हमें बनाना है। हमें पता है ए ई आई ओ यू ये होता है वावल्स। अब उसको सेट फॉर्म में लिखना है। अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, वो कुछ ऐसा होगा, ए लिख दिया, सेट को मैंने ए से डिनोट किया, ए ई आई ओ यू, ये हो गया
रोस्टर और ब्रेसेस फॉर्म। अगर डिस्क्राइब्ड फॉर्म में लिखना है तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, ए इक्वल, अब ये नहीं लिखेंगे, लिखना पड़ेगा सेट ऑफ वावल्स इन अल्फाबेट, ऐसे लिखना पड़ेगा। और इसी को अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म या एल्जेब्रिक फॉर्म या रूल्स मेथड या प्रॉपर्टी मेथड में लिखना है, देन मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, ए इक्वल टू मुझे लिखना पड़ेगा एक्स सच दैट, ये जो साइन है ये होता है सच दैट का, सच दैट एक्स इक्वल टू एक्स, ऐसे लिखते हैं एक्स इज सेट ऑफ वावल्स, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो साइन है ये सच दैट का साइन है, या फिर ऐसा भी साइन यूज किया जाता है, हम दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखने से तुम लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, हम यहाँ पर दिखाने से समझ में आएगा, रुको। ये देखो, पहले ये रोस्टर फॉर्म बता देते हैं। देखो ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है AEIOU यानी कि सेट ऑफ वावल्स, ये दिया हुआ है 2 4 6 8 10, मतलब सारे इवन नंबर है। तो बी क्या है, बी है सेट ऑफ इवन नंबर। देखो इसी चीज को ना हमें दो तरीके से यहाँ पर समझाया गया है, मैंने तो एक ही एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल है, हम समझा देते हैं। देखो यहाँ पर क्या किया है, AEIOU, इसको अगर हम लोग डिस्क्राइब फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे द सेट ऑफ वावल्स इन अल्फाबेट 2 4 6 8 10, ये सब इवन नंबर दिख रहा है मुझे, देखते हैं क्या लिखा है, the set of even number between 2 and 10 both inclusive, मतलब 2 और 10 भी लिया गया है, 2 और 10 भी लिया गया है, तो इंक्लूसिव ये लिख सकते हो, या फिर सिंपल लिख दो सेट ऑफ इवन नंबर्स तो भी चलेगा। ये कौन सा फॉर्म है, डिस्क्राइब्ड फॉर्म है। ये देखो दिस फॉर्म इज कॉल्ड रोस्टर और ब्रेसेस फॉर्म, इस फॉर्म का बात कर रहा है। इन दिस फॉर्म वी मेक ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट एंड पुट इट विद इन द ब्रेसेस, ठीक है। ये ब्रेसेस फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ एलिमेंट को एक ब्रेसेस के अंदर, मतलब जो ये सेकंड ब्रैकेट होता है इसके अंदर लिख देते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इसको डिस्क्राइब फॉर्म में लिखेंगे तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, सेट का नाम हम लोग सेम कैपिटल लेटर से लिखेंगे और इसको डिस्क्राइब करके लिखेंगे। जैसे ये क्या दिया हुआ है, PQR PRQ QRP, ये क्या लिखा हुआ है, देखो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द लेटर PQR। PQR, ये तीन लेटर को हम लोग कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, PQR लिख सकते हैं, PRQ लिख सकते हैं, सॉरी ऐसा लिख सकते हैं, इसके बाद RPQ, RQP, QRP, QPR, इतना सारा अरेंजमेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, देखो वही 1 2 3 4 5 6, वही क्या है, यानी सेट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ PQR, वही लिखा हुआ है। अच्छा उसके बाद देखो 1 3 5 7 9, ये सब क्या है, प्राइम नंबर या ऑड नंबर बोल सकते हो, द सेट ऑफ ऑड डिजिट्स बिटवीन 1 एंड 9 बोथ इंक्लूसिव, ये ऑड है, ठीक है, ऑड नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 जो है ये प्राइम नंबर नहीं होता है। तो अगर प्राइम नंबर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, प्राइम नंबर का मतलब ऐसा नंबर जो 1 और उस नंबर के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, जबकि 9 जो है ये 3 से डिवाइड होता है, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, ये सेट ऑफ ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9, ये देखो सेट ऑफ ऑड डिजिट। अच्छा 1 और 2 दिया है, द सेट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमें तो नहीं पता ये कैसे आया है रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये समझाने के लिए एग्जांपल दे दिया है। जैसे देखो ये देख के हम लोग फिर भी लिख सकते हैं सेट ऑफ वावल्स, ये बोल सकते हैं कि थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि इवन नंबर का सेट है, ऑड नंबर का सेट है, PQR का अरेंजमेंट है, लेकिन 1 और 2 देख के कैसे बताए कि ये कोई कोई इक्वेशन का सोल्यूशन है। ये यहाँ पर एग्जांपल दिया है तो हम लोग यहाँ से देख के रीड करके समझ सकते हैं कि फॉर्म क्या है। एक्चुअली ये फॉर्म बताने के लिए हमें डिटेल्स दिया हुआ है, बोल रहा है कि अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें x का दो आंसर आएगा 1 और 2, तो जो सोल्यूशन निकल के आता है उसे रूट्स बोला जाता है मैथमेटिकल टर्म में। तो लिखा हुआ है द सेट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ये क्या सिखाया मैंने, जस्ट मैंने अभी यही सिखाया कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, डिस्क्राइब फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा इसके बाद और एक फॉर्म जो है जो सच दैट देख के लिखा जाता है वो दिखाते हैं। ये देखो सेट BDE, मतलब ये तीनों का बात हो रहा है, इसको हम लोग डिस्क्राइब फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो ये है, ये डिस्क्राइब फॉर्म में हो गया। और ये बोल रहा है ये सेट बिल्डर फॉर्म या एल्जेब्रिक फॉर्म या रूल्स मेथड में कैसे लिख सकते हैं। इस मेथड में कैसे लिखा जाता है, राइटिंग ऑफ सेट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी मेथड, मैंने लिखवाया हुआ है, देखो मैंने सारे नाम लिखवाए हैं, सेट बिल्डर ऑब्लिक दे के एल्जेब्रिक ऑब्लिक दे के रूल्स
ऑब्लिक देके प्रॉपर्टी मेथड कैसे लिखा जाएगा, सिंबल यूज करना पड़ेगा ऐसा या फिर ऐसा, जिसको क्या रीड किया जाता है, सच दैट। मैंने भी तुम लोग को वही बताया कि मैंने बोला ना पहले यहां से दिखा देते, नहीं तो तुम लोग को नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिखने का जो पैटर्न है उसमें ये यूज होता है, इस पैटर्न का नाम है सच दैट। इसको क्या रीड करना है, सच दैट, एक सच दैट। ये ऐसे भी होता है या फिर ऐसे जस्ट ऐसे ऑब्लिक जैसे होता है ना, इस तरीके से भी यूज किया जाता है। ये देखो सच दैट का साइन, ये देखो इन दिस मेथड वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय द एलिमेंट ऑफ द सेट। ये देखो एक सच दैट, एक सेटिस्फाइड प्रॉपर्टी पी। ये देखो एक ऐसा होना चाहिए ताकि एक जो है प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो ये देखो यहाँ पर सेट ऑफ वावल्स मैंने लिखा है। अच्छा, इसका और एक एग्जांपल देके हम समझाते हैं। जैसे देखो इसमें तो एक एग्जांपल मुझे लगता है देने से ठीक रहेगा। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा हुआ है एक सच दैट, अभी ऐसे साइन से दिखाते, ठीक है, एक ऐसा साइन से दिखा दिया, x इक्वल टू 2m कॉमा m बीइंग इंटीजर lying in the interval 0 लेस देन m लेस देन 6। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ये मैंने क्या लिखा है, हमें एक ऐसा सेट बनाना है, मान लो ये दिया हुआ है और इससे हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब ऐसे करके लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग को क्या है, ए सेट दिया है, ए सेट में एक्स एलिमेंट है, एक्स का वैल्यू है हमेशा 2m, एक्स का वैल्यू है 2m। अब m क्या है, बोल रहा है m इंटीजर है, इंटीजर मतलब जहां पर पॉइंट वगैरह नहीं आएगा, इंटीजर वैल्यू आएगा जो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, m का वैल्यू बोल रहा है लेस देन 6 और ग्रेटर देन 0। 0 लेस देन m लेस देन 6 का मतलब क्या है, m ग्रेटर देन 0 और m लेस देन 6 है, मतलब m का वैल्यू 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से कम है। तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअली लिखने का तरीका क्या है, लिखने का अगर मतलब हम इन जनरल फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, एक सच दैट x is x satisfies the property। जो प्रॉपर्टी के बारे में सेट बन रहा है वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, ये कुछ नहीं, हम लोगों ने फॉर्म सीखा कि कैसे करके सेट को हम लोग कौन कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोग का ये सब बहुत ही कम यूज होगा, यही वाला मेनली यूज होगा, लेकिन ये हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन हम लोग का इसी फॉर्म पे ज्यादा आने वाला है। तो एक हो गया डिस्क्राइब्ड, और ये भी डिस्क्राइब्ड फॉर्म ही है लेकिन इसको लिखने का तरीका अलग है। इसमें हम लोग ब्रैकेट यूज करके एक सच दैट ऐसे करके लिखेंगे, यहाँ पर इस तरीके से लिखने का जरूरत नहीं होगा डिस्क्राइब फॉर्म में। और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब यहाँ पर डिस्क्राइब भी करना है लेकिन सेट पैटर्न में, मतलब बेसिकली ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो ये वाला है, ये और ये दोनों फॉर्म का कॉम्बिनेशन ये वाला आ रहा है, ब्रैकेट भी यूज कर रहे हैं और डिस्क्राइब भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अच्छा, अब ये हम लोग का थोड़ा सा सेट का ओवरव्यू हो गया। अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेट एक एक पढ़ते जाएंगे कि कितने टाइप्स ऑफ सेट होते हैं। तो पहले देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ तक तो हम लोग का हो गया। एक सेकेंड, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट है सबसे पहले, तो वही वाला हम बताते हैं। देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, चलो, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब जो काउंटेबल है, जिसको हम लोग जिसमें एलिमेंट या ऑब्जेक्ट को काउंट कर पाएंगे। इनफाइनाइट का मतलब जो अनकाउंटेबल है, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट या एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते। जैसे काउंटेबल में सेम वही एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ऑफ वावल्स। सेट ऑफ वावल्स, अगर हम लोग सेट ऑफ वावल्स बनाना चाहते हैं तो वो काउंटेबल होगा, 5 वावल्स होता है, हम लोग को पता है। लेकिन अगर हम लोगों ने सेट बनाने का सोचा है, स्टार्स इन द स्काई, आसमान में जितने सारे
तारे हैं, स्टार्स हैं, उसका हमें सेट बनाना है, तो उतना हम लोग काउंट ही नहीं कर पाएंगे। क्या हम लोग सच में काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो अनकाउंटेबल हो गया। अगर हम लोग सोच रहे हैं कि जितने भी मतलब स्टार्स है स्काई में उसका हम लोग को सेट बनाना है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा हम लोग के लिए। वो बनेगा लेकिन इनफाइनाइट सेट बनेगा। अच्छा, और एक क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स तो कुछ भी हो सकता है, मतलब इसका कोई लिमिट थोड़ी ना है। 1 2 3 4 5 करके हम लोग जितना तक काउंट कर पाएंगे, ठीक है, उसका तो कोई लिमिट है नहीं। हम लोग थोड़ी ना ऐसे बोलेंगे कि 100 के बाद नंबर नहीं होता है, होता है। जितना हम लोग काउंट कर पाए तो फिर अनकाउंटेबल हो गया ना, ऐसे कितना काउंट करें, तो इसका कोई लिमिट नहीं है। तो हमें जितना चाहिए उतना काउंट कर सकते हैं, लेकिन लिमिट नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का जो है इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, स्टार्स इन द स्काई, उसका अगर सेट बनाना चाहते हैं तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में डिफरेंस हो गया, जिसमें हम लोग काउंट कर सकते हैं डेटा को, मतलब ऑब्जेक्ट को, नॉट डेटा, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट या मेंबर को, तो वो होता है काउंटेबल यानी फाइनाइट सेट। जिसमें नहीं कर सकते हैं काउंट उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अच्छा, अब और एक चीज देखो, सेट में जैसे मैंने बोला फाइनाइट सेट, इसमें मैंने जैसे मान लो मैंने बोला एक सेट है AEIOU, ठीक है, ये हम लोग का सेट ऑफ वावल्स हो गया। अब इसमें हम लोग ऐसे बोलेंगे A बिलोंग्स टू कैपिटल A, E बिलोंग्स टू, ऐसे करके ना उल्टा एरो दिया जाता है। ठीक है, ये इस साइन को बोला जाता है बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू, मतलब ये मेंबर इस सेट में बिलोंग कर रहा है, ये मेंबर इस सेट में बिलोंग कर रहा है, ये मेंबर इस सेट में बिलोंग कर रहा है, ये मेंबर इस सेट में बिलोंग कर रहा है, ये मेंबर इस सेट में बिलोंग कर रहा है। अब मान लो मैंने बोल दिया डी, ठीक है, डी, तो डी ए में नहीं बिलोंग कर रहा है, उसे कैसे लिखा जाता है, ए नॉट बिलोंग्स टू, मतलब बिलोंग्स टू का साइन देके उसको ऐसे क्रॉस करना है। ठीक है, फिर से दिखाते हैं, देखो कैसे लिखना है। अगर मैंने बोला डी एलिमेंट क्या ए में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या लिखना है, ए नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू का मतलब पहले बिलोंग्स टू लिखो, फिर ऐसे क्रॉस लगाओ, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू, तो ये हो गया ए नॉट डी, सॉरी मैंने ना थोड़ा उल्टा लिख दिया, डी नॉट बिलोंग्स टू होगा, डी नॉट बिलोंग्स टू ए, इधर होगा, ए इधर होगा। ठीक है, तो स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, करेक्ट, ई बिलोंग्स टू ए, करेक्ट, आई बिलोंग्स टू ए, ओ बिलोंग्स टू ए, यू बिलोंग्स टू ए, बट डी नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू को हम लोग इस तरीके से समझाते हैं। यहाँ पर भी देखो वही होगा, फाइनाइट इनफाइनाइट हो गया, फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों सेट मैंने बता दिया। अब ये देखो, ये बिलोंग्स टू का मतलब यहाँ पर समझाया था। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या समझेंगे, देखो इसके बाद हमें पढ़ना है फिर से टाइप्स ऑफ सेट में ही चलते हैं। ये मैंने जस्ट एक पॉइंट बता दिया, ये टाइप्स ऑफ सेट में नहीं आ रहा है, ये रीड करने का और एक तरीका था, मुझे यहाँ बताना चाहिए था लेकिन हम भूल गए, तो मैंने यहाँ पर ही बता दिया। ठीक है, अब फिर से हम लोग टाइप्स ऑफ सेट में चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसेट एंड सुपरसेट। ठीक है, सबसेट एंड सुपरसेट पढ़ेंगे। तो सबसेट और सुपरसेट क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक सेट लिखा P, ठीक है, जिसमें मैंने कुछ एलिमेंट लिए A और B। ठीक है, फिर मैंने एक सेट लिया Q और उसमें मैंने कुछ एलिमेंट लिया है A B C, मैंने अपने मन से ये एग्जाम्पल क्रिएट किया। ठीक है, तो यहाँ पर दो सेट है P और Q, उसमें एलिमेंट है P में AB और Q में ABC है। ठीक है, अब ये किस डेफिनेशन के हिसाब से है वो हम नहीं बता रहे, जस्ट मेरा एग्जाम्पल देखो ये है, मतलब ये कोई कलेक्शन ऑफ, और वेल डिफाइन तो होगा ही, लेकिन मैंने अपने हिसाब से एग्जांपल लिया है। मैंने यहाँ पर कुछ मतलब सेट ऑफ वावल्स ऐसा कुछ एजम्पशन नहीं लिया है, हम मान लेते हैं दो सेट है जहां पर ये एलिमेंट्स है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इसको अगर मुझे ड्रॉ करना है, क्योंकि सेट को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो सेट को ड्रॉ करने के लिए क्या यूज किया जाता है, सेट को ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है सर्कल। ठीक है, सर्कल का यूज करेंगे। और यूनिवर्स, यूनिवर्स को ड्रॉ करने के लिए, अब यूनिवर्स क्या होता है हम बोल रहे हैं, यूनिवर्स को ड्रॉ करने के लिए हम लोग यूज करेंगे स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल ऐसा फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। यूनिवर्स का मतलब हो गया कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले अगर तुम लोग डेफिनेशन देखोगे जहां पर हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, वहां पर बोला गया था कि मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर उस यूनिवर्स का बात हो रहा है कि मतलब मैथ्स का यूनिवर्स का बात हो रहा है। अब यूनिवर्स को डिनोट करने के लिए ना हम लोग क्या यूज करेंगे, स्क्वायर यूज करेंगे। ये देखो, ये स्क्वायर ऐसा, और सेट को डिनोट करने के लिए ऐसे सर्कल यूज करेंगे। तो ये ड्रॉ करके हम समझाना चाहते हैं, हमें ड्रॉ करके थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा कि सबसेट और सुपरसेट क्या होता है। ड्रॉ करने से ना बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो ये देखो हम ड्रॉ करके दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर
ये यूनिवर्स बनाएंगे, मतलब हम लोग के पास जो सेट है उसी से हम लोग, मतलब जो है उसी से अपना दुनिया बना लो, ठीक है, मतलब ये वाला जो अवेलेबल है, ठीक है। ज्यादा हमारे पास ये नहीं देखना है हमारे पास क्या नहीं है। तो यहाँ पर देखो हम लोग के पास एक सेट P है और दूसरा सेट क्या है, Q है, ठीक है। दूसरा सेट क्या है, Q है। हम ऐसे लिख रहे हैं, देखो P को हम लोग ऐसे येलो वाले सर्कल से डिनोट करेंगे, Q को जो है हम दूसरे कलर से डिनोट करेंगे। अब P में क्या है, A है, B है, ठीक है, और Q में क्या है, ABC है। तो इसको ना हम थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, देखो इसको हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे करने का रीजन भी बता रहे हैं। ये देखो P में है AB और Q में है ABC। अच्छा, इसको देखो हम ऐसे समझा रहे हैं, यहां पर P में ए बी है तो मैंने P को कैसे डिनोट किया है, देखो अगर हम इंडिविजुअली दिखाते एक सर्कल बना लिया, क्योंकि मैंने बोला सेट को हम लोग सर्कल से ड्रॉ करेंगे, तो इसमें ए बी है, चलो पहले ये ऐसे बताते हैं। फिर मैंने Q ड्रॉ कर लिया, क्योंकि मैंने बोला सेट को हम लोग सर्कल से ड्रॉ करेंगे, और Q में क्या है, ए बी सी है, ठीक है। अब ये सब कहां पर है, ये सब जो है एक यूनिवर्स के अंदर है, हमारे पास जो अवेलेबल है वो एक यूनिवर्स के अंदर होगा। यूनिवर्स को कैसे ड्रॉ करेंगे, स्क्वायर के थ्रू से। तो ये देखो ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स में ये सेट बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब A B C, अब एक ही चीज को हम लोग दो बार क्यों लिखे, ए यूनिवर्स में अगर दिखाना है तो यूनिवर्स में क्या है, ABC है। अब P में AB है, Q में ABC है, बात इतना है। तो ये ड्रॉ गलत हो रहा है, बात समझो हम ये क्या बोलना चाह रहे हैं। यूनिवर्स में क्या है, A B और C है, ठीक है। यूनिवर्स में ABC है, या तो ऐसे देख लो या तो ऐसे देखो, यूनिवर्स में ABC है। तो यहां पर अगर हमें यूनिवर्स में इसको सेट करना है तो ए बी दो बार लिखने से हम लोग जो है गलत हो जाएगा, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए एलिमेंट। तभी तो सेट थ्योरी का डेफिनेशन हमें बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो यूनिवर्स के अंदर क्या है, यूनिवर्स के अंदर हमारे पास सिर्फ ABC है, ऐसा हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, रिपीटेशन से हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने दोनों सर्कल को ऐसे बना लिया, देखो हम फिर अब इसको यहाँ पर पुट करने का कोशिश करें। अब हम यूनिवर्स में ए और बी को लिखने का कोशिश कर रहे हैं। ए को मैंने ऐसे लिख दिया, सॉरी पी को मैंने ऐसे लिख दिया, और क्यू को कैसे लिखेंगे, क्यू को हम ऐसे लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों में कॉमन है, ठीक है, दोनों में कॉमन पॉइंट है, तो हम ऐसे लिख रहे हैं। तो ये देखो ऐसे भी लिख सकते हो या फिर कुछ और तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे मैंने मान लो मैंने यहाँ पर ए बी किया और क्यू में है ए बी सी, ठीक है। तो क्यू हम लोग कैसे बनाएंगे, तो क्यू को हम ऐसे बना देते हैं, ऐसे ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा। तो क्यू में क्या है, क्यू में ए बी है और साथ ही साथ सी भी है, ठीक है। क्यू में ए बी है और उसके साथ सी भी है, देखो क्यू में ए भी है और उसके साथ सी भी है। तो इसमें क्या हो गया, ये एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है पेरेंट और चिल्ड्रन का रिलेशनशिप की तरह हो गया, या फिर मतलब पेरेंट यानी यहाँ पर स्पेसिफिकली हम माँ का बात करेंगे। जैसे माँ के पेट में बच्चा रहता है ना, कि माँ कंटेन करती है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ये जो सेट है ना, ये कौन, यहाँ पर सेट क्या हो गया, देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सबसेट सुपर सेट। तो सुपर सेट कौन हो गया, क्यू हो गया, क्योंकि क्यू के अंदर पी का सारा एलिमेंट है, ठीक है। क्यू के पास ये मतलब उसके पास ये एबिलिटी है कि वो पी को अपने अंदर कंटेन कर पा रहा है। ये देखो ये क्या है, ये क्यू है, ठीक है। ये क्यू जो है, क्यू के अंदर पी आ जा रहा है ना, ये क्यू के अंदर पी आ जा रहा है। ये सेट हम लोग का क्या है, पी है, ये पीला वाला पी है, और ये ब्लू वाला जो है ये हम लोग का क्यू है। तो क्यू कंटेन कर पा रहा है पी को, तो क्यू जो है ये यहाँ पर हो जाएगा सुपर सेट, ठीक है। सुपर मतलब ज्यादा, सब सेट मतलब इसका, इसमें एलिमेंट है, सब सेट है। जैसे बच्चे के अंदर माँ का फीचर्स होता है ना, वैसे ही यहाँ पर देखो क्यू के अंदर जो है पी का फीचर्स है, क्योंकि क्यू पी को कंटेन कर पा रहा है। तो अब डेफिनेशन देखो, मैथ्स के हिसाब से डेफिनेशन हमें क्या बोल रहा है, मैथ्स के हिसाब से यहाँ पर ये आ रहा है, एवरी एलिमेंट of P is also element of Q, then P is subset of Q and Q is superset of P, superset of P, ठीक है। तो Q जो है वो सुपरसेट हो गया, P जो है वो सबसेट हो गया। Q मैंने जो बोला वो बात याद रखो कि Q अपने अंदर P को कंटेन कर पा रहा है, ठीक है।
Q जो है वो P को अपने अंदर कंटेन कर पा रहा है। तो डेफिनेशन क्या बनता है सुपरसेट और सबसेट का? अगर कोई भी सेट का सारा एलिमेंट दूसरे किसी सेट में है तो फिर ये सेट सुपरसेट होगा जिसमें वो कंटेन कर रहा है, और जो सेट जो है जिसमें एलिमेंट जिसका एलिमेंट दूसरा सेट कंटेन कर रहा है इस सेट को हम लोग बोलेंगे सबसेट। ठीक है, इस सेट को हम लोग सबसेट बोलेंगे। अच्छा अब देखो, जैसे अगर हम ऐसा अच्छा इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसका भी अपना साइन है। जैसे सेट थ्योरी में हमें बहुत सारा साइन मिलेगा, लाइक बिलोंग्स टू, सच दैट। यहाँ पर हम लोग सबसेट को कैसे साइन से डिनोट करेंगे? P सबसेट ऑफ Q। ठीक है, ये है सबसेट का साइन ऐसे करके। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सबसेट। ठीक है, ये सबसेट का साइन है, P सबसेट ऑफ Q, ये हो जाएगा। अच्छा अगर हम ऐसा लिखते हैं, ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखो यहां पर मैंने लिख दिया P इक्वल टू ए बी और Q इक्वल टू मैंने लिख दिया बी सी डी। मुझे बोलो क्या P Q का सबसेट होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर क्या P Q का सबसेट होगा? मेरा क्वेश्चन ये है, क्या P Q का सबसेट होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। अभी मैंने जो डेफिनेशन तुम लोग को सिखाया उसके हिसाब से क्या P Q का सबसेट होगा? क्योंकि सबसेट तभी होगा अगर सारे एलिमेंट्स को दूसरा सेट कंटेन कर पा रहा है, सारे फीचर्स को कंटेन करना चाहिए। तो क्या P Q का सबसेट होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। नहीं होगा। नहीं होगा, करेक्ट। क्यों नहीं होगा बोलो, रीजन भी बताओ, उसको लिखेंगे। क्यू के पास ए नहीं है। हाँ, Q के पास A नहीं है, तो P इज नॉट सबसेट ऑफ Q, सबसेट ऑफ Q एज A इज नॉट इन Q। ठीक है, क्योंकि सारे एलिमेंट होने चाहिए। ये देखो एवरी एलिमेंट, ये पॉइंट टू बी नोटेड है, एवरी एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट होने से नहीं होगा। एवरी एलिमेंट या ऑल एलिमेंट, जैसा चाहो तुम लोग लिख सकते हो, सारे एलिमेंट होना चाहिए, कंटेन करना चाहिए। ठीक है, तभी जाके एक सबसेट होगा, दूसरा सुपरसेट होगा। सुपरसेट कौन होगा? जो दूसरे को कंटेन कर पा रहा है उसी के पास वही सुपर होगा, सुपीरियर, सुपर। ठीक है, और ये सबसेट आधा। ठीक है, सबसेट हो गया। तो ये हम लोग का हो गया सुपर सेट और सबसेट का जो है डेफिनेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट। ये क्या होता है देखो, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। सबसेट पढ़ा, अब पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट। अब ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है तो इसको भी एग्जांपल से समझेंगे। P हो गया A कॉमा B, मैंने एक एग्जांपल लिया। Q ले लिया A B C। ठीक है, तो तुम लोग तो सोचो कि सेम लिया है, हाँ सेम ही लिया है। अब ये तो पता है कि ये वाला जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से P जो है, ये P इज जो है P इज सबसेट ऑफ Q एंड Q इज सुपरसेट ऑफ P। ये हम अभी अभी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर सबसेट, सेम डेफिनेशन लिया है। एक्चुअली P इसमें सिर्फ सबसेट ही नहीं है, P इज प्रॉपर सबसेट, P इज प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। ठीक है, एंड Q इज, इसमें प्रॉपर सुपरसेट बोल के कुछ नहीं होता है, सिर्फ सुपरसेट होता है। P इज सुपरसेट ऑफ Q इज सुपरसेट ऑफ P। अच्छा अब ये सबसेट भी है एज वेल एज प्रॉपर सबसेट भी है। क्यों प्रॉपर सबसेट है? तो प्रॉपर सबसेट को कैसे डिफाइन किया गया है, मतलब इसका मतलब क्या होता है? प्रॉपर सबसेट तब होता है इन सुपरसेट, इन सुपरसेट देयर शुड बी एटलीस्ट यानी कम से कम, एटलीस्ट को ध्यान में रखो, एटलीस्ट यानी कम से कम, एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए विच इज नॉट इन सबसेट। ठीक है, विच इज नॉट इन सबसेट। तो देखो यहां पर एक एलिमेंट ऐसा है C जो कि इसमें नहीं है, P में नहीं है। ठीक है, मतलब क्या बोला है, इन सुपरसेट देयर शुड बी एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए विच इज नॉट इन द सबसेट। तब हम लोग उसको बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। इन सुपरसेट देयर शुड बी एटलीस्ट वन एलिमेंट, यानी कि इस एग्जांपल में C। ठीक है, यहां पर दे देते हैं, यहां पर C। ठीक है,
एग्जाम्पल के हिसाब से सी, ठीक है। तो सी ऐसा एक एलिमेंट है जो कि हमारा सबसेट में नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। अब देखो यहाँ पर हम तुम लोग को पूछते हैं कि कौन सा क्या सेट है। अब ये चीज समझ में तभी आएगा जब हम एक एग्जाम्पल देंगे। तो ये दोनों पे एग्जाम्पल पूछ रहा है, सबसेट, सुपरसेट एंड प्रॉपर सबसेट पे एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पर लिखा P इक्वल टू A कॉमा B, Q इक्वल टू A कॉमा B। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों में रिलेशन क्या है? क्या P Q एक दूसरे का सबसेट है? कौन सबसेट है, कौन सुपरसेट है, कौन प्रॉपर सबसेट है, ये बताओ। पहले तो मुझे ये बताओ इसमें कौन किसका सबसेट है और कौन किसका सुपरसेट है। बोलो सबसेट का डेफिनेशन क्या है? अगर कोई सेट दूसरे सेट का सारा एलिमेंट कंटेन करेगा तो एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा। तो यहां पर देखो P में है ए बी, Q में भी है ए बी, तो P के पास Q का सारा एलिमेंट है, Q के पास P का सारा एलिमेंट है। तो यहां पर क्या हुआ, P सबसेट ऑफ Q भी हुआ एज वेल एज Q सबसेट ऑफ P भी हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पर दोनों चीज हुआ ना, P सबसेट ऑफ Q हुआ और यहाँ पर ऐसे बोल सकते Q सबसेट ऑफ P हुआ। मतलब ये क्यों मैंने बोला, यहाँ पर हम लिखते हैं इफ सेट P, अच्छा यहां पर लिखते हैं ऐसे, सेट P कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ सेट Q as well as set Q contain all element of set P, ठीक है। तो इसका मतलब जब सेट P सारे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है Q का, तो हम लोग बोलेंगे Q इज अ सबसेट ऑफ P। और अगर हम लोग दूसरे तरह से देखें कि Q ने सारे एलिमेंट को कंटेन कर रखा है P का, तो हम लोग बोलेंगे P सबसेट ऑफ Q, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये सबसेट का और सुपरसेट का रिलेशन एक साथ दोनों सेट में बन सकता है। लेकिन मुझे ये बताओ जो एग्जांपल अभी मैंने लिया है क्या ये प्रॉपर सबसेट होगा? मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये प्रॉपर सबसेट बनेगा? मेरा क्वेश्चन ये है क्या ये प्रॉपर सबसेट होगा कि नहीं होगा? ये रिलेशन से प्रॉपर सबसेट होगा कि नहीं होगा? सबसेट और सुपरसेट क्यों होगा वो तो मैंने तुम लोग को समझाया, क्योंकि सबसेट का मतलब है कि सारे एलिमेंट कंटेन करेगा दूसरा कोई सेट। तो प्रॉपर सबसेट होगा कि नहीं होगा ये बताओ। सबसेट तो हो रहा है, क्या प्रॉपर सबसेट होगा? प्रॉपर सबसेट होने के लिए सुपरसेट को कम से कम एक ऐसा एलिमेंट रखना पड़ेगा, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट रखना पड़ेगा जो कि उसके सबसेट में नहीं है। तो क्या ये रिलेशन जो है, क्या ये रिलेशन हम लोग का प्रॉपर सबसेट या फिर ये रिलेशन हम लोग का प्रॉपर सबसेट का होगा कि नहीं होगा ये बताओ। नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये भी बताओ एक बार, क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों के पास सेम ही है, किसी के पास सेम ही एक है, हाँ। क्योंकि अगर हम लोग देखें इसमें ये जो लिखा है, ये लिखने के तरीके में ये बता रहा है ये सबसेट है, ठीक है। ये कौन है? ये सुपरसेट है। लेकिन सुपरसेट के पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि उसके सबसेट के पास नहीं है। तो ये एक दूसरे के सबसेट और सुपरसेट तो हो रहा है बट प्रॉपर सबसेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया सबसेट और ये क्या हो गया, सुपरसेट, ठीक है। ये सुपरसेट हो गया। तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर लिख देते हैं सुपरसेट नॉट कंटेन एनी सिंगल एलिमेंट, एनी सिंगल एलिमेंट या वन एलिमेंट लिख सकते हो जैसा ठीक लगे, विच इज नॉट इन सबसेट, ठीक है। सबसेट में नहीं है ऐसा कोई भी एलिमेंट सुपरसेट कंटेन नहीं कर रहा है। ना तो इस रिलेशन में क्यू ऐसा कोई एलिमेंट कंटेन कर पा रहा है जो पी के पास मतलब पी के पास है लेकिन पी के पास नहीं है लेकिन क्यू के पास है। ना तो इस रिलेशन में P ऐसा कोई एलिमेंट कंटेन कर पा रहा है जो कि Q के पास है, सॉरी जो कि P के पास नहीं है लेकिन Q के पास नहीं है। मतलब बेसिकली इनके पास कुछ अलग ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो कि यहाँ पर हो रहा था। जैसे Q के पास एक ऐसा एलिमेंट था जो कि P के पास नहीं था, लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब ये हो गया, ठीक है। ये हम लोग का प्रॉपर सबसेट का मतलब आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और कौन सा रीड कर सकते हैं। प्रॉपर सबसेट किया हम लोगों ने। अच्छा अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं।
अभी अभी दो चीज जो हम लोगों ने सीखा फिर से वो देखते हैं। 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 1 2 3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर A is ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, A इज प्रॉपर, ए क्या बन जाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए में जितना एलिमेंट है बी में उससे ज्यादा है, मतलब बी के पास ऐसा एक एलिमेंट है जो ए में नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पर इससे हम एक बार ड्रॉ करना चाहते हैं, ये इसीलिए मैंने बताया। अब इसको अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ए का एक सर्कल बनेगा और बी का एक सर्कल बनेगा। ए में क्या है, 1 और 2 है, और बी में क्या है, 1 2 3 है। तो मुझे क्या करना चाहिए, कॉमन के हिसाब से लिखना पड़ेगा। ये देखो, मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखते हैं, देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 और 2, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, शायद तुम लोग को अच्छे से समझ में आए। तो पहले मैंने यहाँ पर लिखा 1 और 2 जो कि ए में है, ये मैंने ए को डिनोट किया। अब हम बी लिखना चाहते हैं, बी में है 1 2 3, तो एक्चुअली बी में भी ये वाला है, तो बी को ऐसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बी लिख दिया 1 2 3, ठीक है। तो ये देखो, ये ऐसे समझो, ये ए में है 1 2, ठीक है, और ये बी के अंदर है 1 2 3। अब ये क्या हो गया, ये ओवरलैपिंग हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग क्यों हुआ, क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट है, क्या है, 1 और 2, दो कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया ओवरलैपिंग, इसमें 1 2 कॉमन है, इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी सेट, ये जो दो सेट है इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है, देखो ऐसे करके देखने से ही पता चलेगा 1 2, और इसको ड्रॉ ऐसे कर सकते हैं, कॉमन ये वाला हो गया। और इसको और भी अच्छे से हम ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, ये तो जस्ट समझाने के लिए किया, जब कॉमन एलिमेंट होगा ना तो ऐसे ड्रॉ करो। तो यहाँ पर हो गया 1 2, ये देखने में ज्यादा अच्छा लगता है, और यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे, और कॉमन जगह को ऐसे करके हम लोग दिखा सकते हैं, ये कॉमन जगह हो गया, ठीक है। तो ये ड्रॉ करने का जरूरत नहीं होगा, तुम लोग को सिर्फ सॉल्व ही करने देगा, ड्रॉ करने देगा भी नहीं, तो ये देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा इससे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कॉमन। कॉमन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, इसको क्या बोला जाता है, इंटरसेक्शन। अब ये मैंने इसीलिए समझाया क्योंकि अब हम समझाना चाहते हैं डिसजॉइंट सेट, ठीक है। अब हम समझाना चाहते हैं डिसजॉइंट सेट। देखो डिसजॉइंट सेट क्या होगा, जैसे मेरे पास एक सेट है, सपोज इसमें है 1 2, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा 3 4, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, ये मैंने बी सेट ले लिया, ए में है 1 2 और बी में है 3 4, इसको हम कैसे भी ज्वाइन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर हम इस दोनों को क्या कर सकते थे, ओवरलैप, यानी कि ज्वाइन कर पा रहे थे, क्योंकि इनमें कॉमन एलिमेंट था, यहाँ पर कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये सेट दोनों अलग अलग बन गया। तो इस तरीके के सेट को हम लोग बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। इसको समझाने के लिए मुझे ये बताना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैंने एग्जांपल लिया, उससे पहले तो मैंने ये बता दिया कि यहाँ पर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का एक डेफिनेशन तो आ ही रहा है कि ए जो है ये प्रॉपर सबसेट है बी का, क्योंकि बी के पास एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा भी होगा तो भी चलेगा। अब इसको अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये कुछ ऐसे देखने में होगा, ये ओवरलैप कर जाएगा क्योंकि इनमें कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट को इंटरसेक्शन से डिफाइन करते हैं, और इंटरसेक्शन में 1 2 आ गया, ड्रॉ करने से ऐसे दिखेगा। डिसजॉइंट सेट का मतलब है ऐसा सेट जो कि आपस में जुड़ नहीं सकता है, इसीलिए नाम है डिसजॉइंट, ठीक है। आपस में जुड़ नहीं सकता है, इसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट का मतलब जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। डिसजॉइंट सेट को हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, नो कॉमन एलिमेंट, यहां पर लिखते हैं नो कॉमन एलिमेंट, इसको भी हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। आपस में तभी ना जुड़ेगा जब कोई कॉमन चीज होगा, ठीक है। देखो फ्रेंडशिप भी तभी होता है, कुछ ना कुछ तो कॉमन होना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर ए और बी में मतलब एक साथ जुड़ने का कोई मतलब इनके पास चांसेस है ही नहीं कि ये लोग कभी जुड़ के काम करें, क्योंकि इनमें कोई कॉमन बात है नहीं। इनमें कॉमन है तो ये आपस में जुड़ सकते हैं, तो ये डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। डिसजॉइंट सेट का मतलब जिसमें कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर एम्प्टी सेट। एम्प्टी
सेट, इसको और भी नाम दिया गया है नल सेट और वॉइड सेट, ठीक है। अब इसको कैसे डिनोट किया जाता है? डिनोट बाई फाई, इसको बोलते हैं फाई, PHI। इसका जो मतलब इसको ना ऐसे भी करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं फाई, इसको फाई से डिनोट किया जाता है। ऐसे सर्कल करना है, ऐसे करके क्रॉस लगाना है, इसको हम लोग बोलते हैं फाई। फाई से डिनोट किया जाता है डिसजॉइंट सेट को। अब डिसजॉइंट सेट मतलब सॉरी एम्प्टी सेट को, एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट, एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट का मतलब है जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ए सेट विच हैज no element is called नल सेट, ठीक है। मैंने एक ही नाम लिखा, तीनों नाम का मतलब ही एक ही है। एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है उसको हम लोग नल सेट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने मान लो यहाँ पर ऐसा लिखा सेट ऑफ, ऐसा हमें बोला गया है कि सेट बनाओ, सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 32 एंड 36, 32 से 36 के बीच में प्राइम नंबर का सेट बनाओ। तो हम लोगों ने सोचा उस सेट को ए से डिनोट करेंगे, फिर ऐसे ब्रैकेट लगा दिया। प्राइम नंबर का मतलब ऐसा नंबर जो उस नंबर के वो नंबर और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 32 और 36 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर है? 33 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 और 33 के अलावा 11 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 34 ये भी नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, 1 से होगा, 34 से होगा, 17 से हो जाएगा। 35 5 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से भी होगा, इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो 32 से 36 के बीच हमें ऐसा कोई नंबर नहीं मिला जो प्राइम नंबर है। तो इस जो ब्रैकेट के अंदर हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं आया, मतलब ये क्या हो गया? ए सेट विच हैज नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट बना ए जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलेंगे। अच्छा, अब जैसे ये एम्प्टी सेट हो गया, अब अगर ऐसे लिखा हुआ है ए और ये ब्रैकेट में ऐसे फाई दिया हुआ है, ये जो है ना, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है, ये नॉट एम्प्टी सेट। क्यों? अभी तो मैंने बोला कि फाई से डिनोट किया जाता है, हाँ फाई से डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय फाई, लेकिन यहाँ पर क्या है? ए एक ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट कंटेन हो रहा है जो है फाई, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सेट है, सेट कंटेनिंग एलिमेंट फाई। इसका मतलब है ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट कंटेन हो रहा है जिसका नाम मैथमेटिकली क्या है? फाई है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एम्प्टी सेट या नल सेट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखो, यहां पर एक सेकेंड, हाँ कहाँ तक किया मैंने? ये देखो, ये सारी चीज मैंने बता दी है, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने ये बिलोंग्स टू वगैरह भी देख लिया, सबसेट भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। प्रॉपर सबसेट, ये देखो फाई हैज नो प्रॉपर सबसेट, ये हम लोग बाद में देखते हैं। ये देखो नल और वॉइड सेट, ये हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पर एक पॉइंट था, वो मुझे बताना था। नल सेट वॉइड सेट पे देख लेते हैं, मिल जाएगा। हाँ ये देखो, ये तीनों चीज अलग अलग है। फाई, ये देखो ये दिया हुआ है फाइव, फिर यहाँ पर कॉमा देके ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ पर बोला है 0। तो ये तीनों का मतलब अलग है। तीनों का मतलब क्या है? ये इसका मतलब है कि एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट 0 कंटेन हो रहा है, ठीक है। ये देखो, ये मिडिल वाले का मतलब क्या है? मिडिल वाले का मतलब है ये एक ऐसा सेट है, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, इज अ सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट। ये एक ऐसा सेट है, अगर इसको एक नाम दे देते हैं ABC जो भी हो, ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट 0 कंटेन हो रहा है। ये सिर्फ 0 बता रहा है, ठीक है। ये देखो बोल रहा है 0 ए नंबर नॉट ए सेट, ये क्या है? ये जस्ट एक नंबर को डिनोट कर रहा है। और फाई का मतलब क्या है? फाई का मतलब हो गया कि एक 0 सेट को या फिर नल सेट को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब देखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। ये इसका मतलब क्या है? बोल रहे हैं फाई इज अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल। फाई जो है, इससे हम लोग ऐसे सेट को डिनोट करते हैं जहां पर कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं होता है। फिर लिखा है 0 इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर, तो
तो ये क्या हो गया, एक ऐसा सेट कंटेनिंग एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है जिसका नाम है जीरो, नेमली जीरो, और जीरो एक नंबर हो गया, ये कोई सेट है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब जो है ये तीनों चीज का मतलब अलग अलग है, ये तीनों चीज का कोई एक मतलब नहीं होता है, ठीक है। यही चीज हम बताने का कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ये वाला बताया ना मैंने, नल सेट और वॉइड सेट। तो ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या सीखा, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ऐसा दिया, इसका मतलब क्या है, नॉट सेट ओनली डिनोट ए नंबर दैट इज जीरो, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट, कंटेनिंग वन एलिमेंट दैट इज जीरो, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, यूज टू डिनोट, यूज टू डिनोट एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट that is a set contain no element, containing no element, ठीक है। तो वहां लिखा हुआ है, मैंने एक बार लिखवा दिया, तुम लोग भी अगर लिखोगे तो याद रह जाएगा, क्योंकि हम लोग जब एक्सरसाइज में जाएंगे ना तब देखोगे यही सारा छोटा छोटा पॉइंट हमें पूछा जा रहा है। तो सेट थ्योरी में ना ज्यादा कुछ कैलकुलेटिव है नहीं, सिर्फ दिमाग ही लगाना है हम लोग को, ठीक है। जो भी कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, साइन जो भी यूज हो रहा है, वो सारी चीजों को देखना है। जैसे बाकी एपीजीपी में हम लोगों ने देखा कैलकुलेशन वगैरह, यहाँ कुछ कैलकुलेशन का मैटर नहीं होगा, हमें अपना दिमाग का यूज करना है डेफिनेशन के हिसाब से कि किस चीज का मतलब क्या है, डिसजॉइंट का मतलब क्या है, और सुपर सेट सब सेट। तो यहाँ कुछ कैलकुलेटिव पार्ट नहीं रहेगा, हम लोग को सिर्फ कंसेप्ट के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। तो कंसेप्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पर आएगा नहीं, ठीक है। फिर आज तो इतना ही करते हैं, नेक्स्ट दिन हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।